तो ये जो गैप है ये बस एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर आ गया, अदरवाइज इंसान तो सब एक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन यू नो ये कुदरत की चीज़ है, कोई इंसान खुद नहीं बनाता है ना? तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम सब की अलग-अलग हो सकती हैं। इस नेचर में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारा शरीर के अंग भी एक जैसे नहीं हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। भारत में किन्नरों की हमेशा से रिस्पेक्ट रही है, ठीक है? तो लोग हमसे बेशक दुआएँ माँगने ज़रूर आते हैं, लेकिन दुआ हमें कोई नहीं माँगता है ना? दुआ में हमें कोई नहीं माँगता कि हमारे घर में कोई किन्नर पैदा, लेकिन दुआ माँगने के लिए हमें ढूँढा जाता जो पहली प्रॉब्लम या फिर रेजिस्टेंस आती है वो फैमिली की तरफ से आती है, किसी भी चीज़ में जो समाज के हिसाब से नॉर्मल ना हो। तो ऑब्वियसली आपको भी सेम प्रॉब्लम ये आई होगी। तो हाउ डिड योर फैमिली और योर पेरेंट्स रिएक्ट टू व्हेन यू आपने जब अपनी प्रेफरेंसेस बताई या अपने बारे में बताया? देखिए, पेरेंट्स को तो पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। माँ-बाप को पहले ही पता होता है। देखो, जेंडर आइडेंटिटी बचपन से रहती है। सेक्सुअलिटी बेशक बाद में आए। जेंडर आइडेंटिटी के बेस पे हम कोई भी जो निर्णय बहुत कम लेते हैं, आगे ट्रांज़िशन का। धनंजय चौहान जी, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर। आपसे आपसे मिलने से पहले आपके बारे जब मैंने जानना चाहा, तो जितनी देर भी आपके बारे में मैंने पढ़ा, देखा, इट वाज सो इंस्पायरिंग। मतलब द वे आपने जैसे अभी ऑफ कैमरा बताया कि धनंजय का मतलब कि अपने लक्ष्य की तरफ हिलना नहीं, लक्ष्य से आप हिले नहीं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ, उसके बावजूद भी आप डटे रहे, आप लड़ते रहे हक के लिए, सच के लिए। और ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा। कोई तब लक्ष्य की तरफ हमें हमेशा हर एक इंसान को केंद्रित रहना चाहिए। अपने जो लक्ष्य हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना चाहिए। और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। सिर्फ़ अपना फ़ायदा ना कि मैं केंद्रित रहूँ, मेरा फ़ायदा हो, ऐसा नहीं। फ़ायदा सबका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम प्रकृति आज हम लोग इतनी गर्मी से जूझ रहे हैं। ये इसलिए हो कि हमने अपने फ़ायदे के लिए सोचा, इंसान ने। और इंसान ने अपना फ़ायदे के लिए इस प्रकृति को बहुत ही ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया हम सबको कि आज चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। एटम का भी खतरा है। तो इस धरती को हम लोग ख़त्म करने वाले ऐसे बने हुए हैं कि बस इसको ख़त्म, और सिर्फ़ ईगो हमारी, अगर हम हमारी ईगो ख़त्म हो जाए, हम समाज के लिए काम करें, इंसान के लिए काम करें, जीव के लिए काम करें, प्रकृति के लिए काम करें, तो धरती बहुत सुंदर हो जाएगी। सही बात है। हम अगर अपने से बाहर निकल के अगर देखें तो एक लाइफ ही दुनिया अलग हो सकती है पूरी। बिल्कुल, यही है, अपने से बाहर कोई निकलना मतलब नहीं चाहता है कि वो बस अपने में सिमटा हुआ इंसान है। आपकी डॉक्यूमेंट्री एडमिटेड, जो आपकी नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है, जो आप पे आधारित है, आप पे बनी है, उसमें आपने एक एक चीज बोली थी उसमें कि पढ़ाई की जा सकती है। विल मैं आपसे ट्रांसजेंडर होता कि इसके बारे में बाद में जानना चाहूंगा प्रॉपरली के लोगों के लिए। बट एक बहुत अच्छी वो लाइन, इसलिए मैं क्योंकि भूलना नहीं चाहता, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि पढ़ाई डिस्टेंस एजुकेशन से भी की जा सकती है, आप किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हो, बट मेजर जो लड़ाई है कि नॉर्मल लाइफ जी सकें, नॉर्मल लाइफ में एक्सेप्टेंस बन सके, तो वो ये आपकी जो लड़ाई है उस तरफ है, उस डायरेक्शन में है, जो जितना मुझे पता चला। एंड कुछ लोग अगर जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे या नहीं अपने से बाहर सोचेंगे, तो बाकी लोग नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। ये आपकी स्ट्रगल से आया है या कैसे, ये थॉट प्रोसेस कैसे आया? देखिए, ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है हमें। मैं 55 साल की हो गई हूँ, तो ज़िंदगी में हमेशा से ही अभी पीछे आइसोलेशन
आपने सुना पैंडेमिक में हम लोग सब आइसोलेट हो गए थे। लेकिन हम लोग तो हमेशा से आइसोलेटेड ही हैं। हमें कोई नया चीज़ नहीं नज़र आई कि आइसोलेशन हो गया वही। लेकिन हम तो हमेशा से ही एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें समाज से कटे-कटे नज़र आते रहे, हम लोग अलग रहते थे। सो मेरा हमेशा से ये था कि मेनस्ट्रीम में जब तक चीज़ें नहीं आएँगी, 2 चीज़ें 2-3 चीज़ें पर्सनल हो सकती हैं, वो मैंने हमेशा से ही रखा मुद्दा कि एक तो आपका रहने का स्थान जहाँ पे आप सोते हो, है ना? आपका बेडरूम ये अलग हो सकता है, आपका वॉशरूम अलग हो लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं, वो एक साथ हमें करनी है। जैसे हम क्लासरूम है हमारा अ, और हम लोग कहीं भी बैठते हैं, उठते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सब कॉमन होना चाहिए। हम लोग डिस्टेंस से भी पढ़ाई कर सकते थे। हमें इग्नू ने भी बहुत कहा है, बहुत सारे लोग पढ़े भी हैं। डेरों से पढ़े हैं, बाहर रह के भी पढ़ाई की है, लेकिन हमें कौन जानेगा? हमारे बारे में कौन जानेगा? जब तक साथ में कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। जो ब्रिज है 2 समाज का, आपका समाज, हमारा समाज, ठीक है ना? ये 2 ब्रिज हैं, इसको जो सेतु है, जो एक उस पार एक बीच में ब्रिज है, वो ब्रिज एजुकेशन था और एजुकेशन मतलब कि जो रेगुलर स्टडी है जिसमें हम साथ में रह के इस पार से उस पार जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, है ना? और साथ में मिल के इस दुनिया को देख रहे हैं, सुंदरता। तो ये जो गैप है ये बस एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर आ गया, अदरवाइज इंसान तो सब एक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन यू नो ये कुदरत की चीज़ है, कोई इंसान खुद नहीं बनाता है ना? तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम सब की अलग-अलग हो सकती हैं। इस नेचर में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारा शरीर के अंग भी एक जैसे नहीं हैं, खुद के भी, हमारा आँखों के दोनों रेटिना अलग-अलग हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग हैं, खुद के, तो दूसरे के तो होंगे ही होंगे, है ना? तो हम कैसे कह दें कि दूसरा इंसान मेरे जैसा हो जाए, कोई दूसरा इंसान दूसरे की लोग बोलते हैं यू आर डिफरेंट, मैं कहती हूँ आप सेम हो। सो डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज़ यूनिक। हर एक का अपना इस किरदार है इस दुनिया में, इस धरती पे, हर जीव का अपना रोल है। तो मेन स्ट्रीम होके पढ़ाई करना, साथ में रह के, यही तभी तो ये जो गैप थे ख़त्म हुए। अगर मैं यूनिवर्सिटी में ना आती, 2016 में एडमिशन ना होता, एक मेरा जिद जिद थी मतलब कि मुझे पढ़ना, साथ में ही पढ़ना। मैंने उससे पहले इग्नू से एमएसडब्ल्यू कर चुकी थी मैं, मास्टर इन सोशल वर्क। तो उससे क्या फ़ायदा? कुछ वो तो सिर्फ़ मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन जब मैंने मास्टर इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में एडमिशन लिया, तभी तो बदलाव आया। उसके बाद तब जाके काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। वॉशरूम बने हैं, फ्री एजुकेशन हुआ है, हॉस्टल बने, फ्री हॉस्टल हुआ है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बने, और भी बहुत सारी चीज़ें, एडिशनल सीट्स हुई हैं एक-एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में 1 सीट है जो वो ट्रांसजेंडर के लिए रिज़र्व है अब। आई थिंक वो उसके लिए ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए सैंक्शन हो गए थे वॉशरूम के लिए, जब आपने लेटर डाली थी 15 दिन के बाद। मैं वॉशरूम जब के लिए जो फ़ाइट किया तो वो भी एक जब मेरा एडमिशन हुआ तो वॉशरूम तो मुझे हर एक इंसान को जाना ही है, मुझे भी जाना पड़ा। तो मेल में जाएँ, फीमेल में जाएँ, कौन से वॉशरूम जाएँ? जो मुझे अपने आप लगता था मैं फीमेल हूँ तो मुझे फीमेल वाले में जाना है, तो फीमेल डर के मारे बाहर आ गई और मेल वाले में गए तो उन्होंने मज़ाक बनाया। तो इस तरह का जो चीज़ें चलती, तो उसके बाद फिर मैंने वॉशरूम जाना छोड़ दिया। मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखती थी कि नहीं जाना है। तो एक मजबूरी थी, फिर मैंने एक लेटर वाइस चांसलर सर के नाम पे लिखा, तो उन्होंने 10-15 दिन बाद जवाब भी आ गया कि 23 लाख रुपए बजट पास हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 जगह वॉशरूम बनने थे, सेपरेट वॉशरूम, जो कि बने 2016 के बाद, जब 17 में बन गए थे वो। सो ये जो पहली जो लड़ाई थी ये जीत हुई और मैंने कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं किया कि अ, खड़े होके वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर मुर्दाबाद, जिंदाबाद करने लग गए या बहुत सारे लोगों को साथ में अकेली लड़ाई लड़ी। इंटेलेक्चुअली आपने। यस, और ये मुझे पता था। देखो एक होता है ना कि हमें पता है कि समाज को नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर कौन है ना?
उनकी गलती भी नहीं है, उनको समझाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, हमारा कोई सिलेबस नहीं है इस तरह के कि जो जेंडर आइडेंटिटी पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे पढ़ाया जाए, जेंडर रोल क्या है, स्टीरियोटाइप क्या है, ये तो अब जाके ये सब चीज़ें हम लोगों ने फाइट कर के सब चीज़ें सीबीएसई के जो टीचर्स ट्रेनिंग का मॉड्यूल है उसके जब चेंज हो रहा था तो उस कमेटी की मेंबर मैं भी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने फाइट कर के चीज़ों को सही किया है। जो गलत जैसे हम लोग हमें बोलते हैं गलत कि आप लोगों ने तो कुदरत को चैलेंज कर दिया। कुदरत को चैलेंज किया है, तो कुदरत को चैलेंज करना जीव ने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन वो पानी से 4 पाँव से निकल के बाहर आके धरती पे 2 पैरों पे खड़ा हुआ। वो पेड़ से नीचे उतर के ज़मीन पे आके उसने 2 पैरों पे खड़ा हुआ। तो उसी दिन हमने कुदरत को चैलेंज करना शुरू किया। कोई आज ट्रांसजेंडर अपने आप को जेंडर करेक्शन सर्जरी करवा के या साड़ी पहन के आ गया तो ये चैलेंज नहीं है। ये समाज को भी चैलेंज नहीं, कुदरत को भी चैलेंज नहीं है। ये एवोल्यूशन है, ये मानव विकास क्रम में एक नया कदम है और जो पहचान छुपी हुई थी, दबी हुई थी, वो बाहर आ रही है। ज्वालामुखी फटते हैं तो नीचे से जब वो दबा होता है, जब उसमें अंदर गुबार होता है, जब उसमें अंदर गैसेज़ आते हैं, तो वो बाहर फटता है। तो इसी तरह हमारे अंदर गुबार था, वो बाहर आया, सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद पार्लियामेंट में बिल आया। उसके बाद हमें लगा कि अब हमारे अनुकूल ये वातावरण बनता जा रहा है। सारी दुनिया में ट्रांसजेंडर जो राइट्स हैं, इस पे बात हो रही है, यूएन में बात हो रही है ना? यूएन काउंसिल में बात हो रही है। सो हर जगह यूरोपियन यूनियन के काउंसिल में बात हो रही है। जब ये प्रेशर हुआ हर एक देश पे तो सब लोगों ने बात करना शुरू किया और ख़ास करके इसमें हम ट्रांसजेंडर वुमेन का बड़ा रोल रहा है ना? हम बात करेंगे अभी ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला क्या है, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। ख़ासकर उसमें ट्रांस वुमन का जो रोल है बड़ा ही वो रहा है जिस तरह से क्योंकि ट्रांस वुमन हमेशा वोकल रही हैं और अपनी आइडेंटिटी को लेके वो सबसे प्रखर रूप से आगे खड़ी रही हैं। जिनको हम हिजड़ा भी कह सकते हैं, किन्नर कहें, खुसरा कहें, कुछ कहें, लेकिन वो हमेशा आगे रहीं। ये डिफरेंट रहती कम्युनिटी या सेम है? ट्रांसजेंडर्स और जो किन्नर हिजड़ा जो कम्युनिटीज हैं, ये सेम आइडेंटिफिकेशन होती है, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होती है? नहीं, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, जैसे कि ट्रांसजेंडर एक अंग्रेजी शब्द है, जो पहले नहीं हमें पता था। ये तो अंग्रेजी शब्द ही अंग्रेजों ने हमें पहले क्रिमिनलाइज़ किया, फिर वही शब्द भी बना दिए गए। हमारा पुरातन काल से ही जो सॉरी पुरातन काल से जो शब्द रहे वो किन्नर रहा जो वेदों में। वेद में ऋग्वेद में एक मंत्र है विकृतिम एवं प्रकृतिम। जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। इसीलिए हमें तृतीय प्रकृति उसमें लिखा गया। उससे पहले जब जीव का जन्म हुआ, जब जीव आया, नर, नारी और तृतीय प्रकृति साथ में रही है। तृतीय प्रकृति। तीसरी प्रकृति के लोग। तो अंग्रेजी शब्द बना ट्रांसजेंडर, उसमें ये अब अम्ब्रेला टर्म है। उसके नीचे हिजड़ा, ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड लोग हैं, हिजड़ा बोलो, कोई भी बोला, तो वो सारे ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म में ही आते हैं, उसी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। हिजड़ा जो है शब्द वो हिज्र से बना है। हिज्र का मतलब होता है सेपरेट होना, अबैंडन या एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना, हिज्र करना। और खुसरा जो शब्द है वो ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा का ख और सरा जब आप शॉर्ट कर दे तो खुसरा हो जाता है या खोजा। सो हमारे पंजाब में, इंडिया के पंजाब में खोजा या खुसरा बोलते हैं और जो पाकिस्तान वाले पंजाब में इसको ख्वाजा सरा बोला जाता है। और इसी तरह और शब्द भी हैं इंडिया में बहुत, हर एक स्टेट में अलग-अलग। थिरुनंगई है, थिरुनंबी है, साउथी में बोला जाता है, अरवानी है, मंगलमुखी है, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह से नाम नाम फातरा है, गुजरात में बोलते हैं। सो राजस्थान में अलग नामों से उनको बुलाया जाता है। सो हर एक स्टेट में अलग-अलग नाम से इसको पुकारा जाता था, है एक ही इंसान, ठीक है ना? ट्रांसजेंडर एक नया शब्द है, ये 1871 में जब एंटी ट्राइबल एक्ट बना, इसमें सारे ट्राइबल्स को क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया, उसमें ट्रांसजेंडर को भी, लेकिन उसमें ट्रांस वर्ड नहीं यूज़ हुआ, उसमें यूनक यूज़ हुआ। यूनक मतलब जो नपुंसक है उनको कहा गया था।
लेकिन वो बाद में वो शब्द हटा दिए गए, ट्रांसजेंडर शब्द आया। ओके। तो अगर हम थोड़ी डिटेल में बात करें अभी, जैसे यू आर हाईली एजुकेटेड, आपने डबल एमए किया है, एंड यू हैव बीन अ टॉपर आई सपोज, शुरुआत स्कूल में भी और कॉलेज में भी आप लगातार टॉपर रहे हैं, तो एकेडमिकली यू हैव बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट। तो बट आपको चैलेंजेस बहुत आए हैं शुरुआत से बिकॉज ऑफ योर प्रेफरेंस, एंड यू वर वोकल अबाउट योर ओरिएंटेशन, आपने कभी भी छुपाई नहीं चीजें। आई नो इट्स अ टफ जर्नी, टफ फाइट। आप जैसे बहुत लोग हैं, जैसे आपकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सामने आई है, लोगों की नहीं आ पाती है, आप भी देखते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। 2014, 15 अप्रैल 2014 से पहले और बाद में कितना फर्क आया अवेयरनेस को लेके और एक्सेप्टेंस को लेके? बहुत ज़्यादा नहीं आया। हम लोग कछुए की चाल पे बड़ा बिलीव करते हैं, है ना? तो और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो खरगोश की चाल चलती हैं। अब मुझे नहीं पता वो खरगोश की चाल सही है या कछुए की चाल सही है। कभी ये भी हम कह सकते हैं कि धीरे-धीरे जो चीज़ें होती हैं शायद वो अच्छी तरह से हो जाती है। एकदम से दूध उबलता है तो बाहर आ जाता है। आप सोचिए कि वेस्टर्न कंट्री को हम मॉडल अगर उसको हम लोग मॉडल जैसा सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में ट्रांसजेंडर के लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। वहाँ गे लेस्बियन के लिए एक्सेप्टेंस हो सकते हैं, वो ट्रांस वुमन या ट्रांस मेल के लिए नहीं है। अभी भी अमेरिका में ट्रांसजेंडर जूझ रहे हैं वॉशरूम के लिए, है ना? ट्रम्प के टाइम में या और जो राष्ट्रपति हुए उनके टाइम में तो एक ने वॉशरूम के लिए यस कहा, दूसरे ने मना कर दिया। तो ये वहाँ पर तो चल रहा है ये सब चीज़ें। पर भारत में एक हम खुशकिस्मत हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। भारत में किन्नरों की हमेशा से रिस्पेक्ट रही है, ठीक है? तो लोग हमसे बेशक दुआएँ माँगने ज़रूर आते हैं, लेकिन दुआ हमें कोई नहीं माँगता है ना? दुआ में हमें कोई नहीं माँगता कि हमारे घर में कोई किन्नर पैदा, लेकिन दुआ माँगने के लिए हमें ढूँढा जाता है। आज बुधवार है और बुधवार को आपको पता है शाम को कितने सारे मेरे को अभी पेंडिंग है शाम को मिलना जिनसे 4-5 लोगों से, जिन्होंने दुआएँ लेने आना मेरे से। ये वैसे जैसे आपने बताया कि दुआओं के लिए, तो ये कैसे फेमस हुआ और लोग कैसे ये बिलीफ भी कैसे बना, जैसे इन टर्म्स के दुआओं में बुलाते हैं, या फिर कहते हैं कि पंजाबी च कहते हैं कि कोई भी करे, कोई भी ਜਦੋਂ ਕੋਈ शुभ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ है ਤੇ दुआवां ਲਈ बुलाया जाता है, ਤੇ what is that reason? देखिए ये हमारे समाज है ना, सारा कुछ तो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सब कुछ बनाया गया है, हम लोगों ने खुद ही अपने लिए अच्छे बुरे सब अपने बनाए हैं। उसमें मेल फीमेल के लिए तो बहुत कुछ है और उनके लिए दुआएं करने वाला हमें बनाया, है ना? सो समाज बनाया है, लेकिन दुआ करने वाला भी कोई होना चाहिए। सो हमें तो परमात्मा ने अगर ऐसा हमें बनाया है, एक किन्नर के रूप में रखा है, ट्रांस वुमन है, तो हमें हमेशा से ही वेद में भी, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी हमारा जो वर्णन देव की तरह रखा गया कि देवताओं समान है ये लोग। क्योंकि भगवान शिव के दरबार में बैठने वाले सबसे पहले पार्षद जो थे किन्नर थे। किन्नर, गंधर्व और यक्ष लोग। सो वो सबसे आगे बैठते थे, उन्हीं की भगवान शिव सुनते भी थे, क्योंकि जो जब गंधर्व लोग गायन करते थे, सामवेद पढ़ते थे, तो किन्नर नृत्य करते थे। ये भगवान के दरबार में ऐसा होता था। और भगवान विष्णु तो जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें किन्नर बन जाते हैं, मोहिनी अवतार में आते हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में आते हैं। भगवान शिव जब वृंदावन में महारास होती है तो उसमें गोपियाँ, असंख्य देवी देवता गोपियाँ बन जाती हैं, तो भगवान शिव कहते हैं मुझे भी नृत्य करना है। तो पार्वती जी बोलते हैं कि आप तो पुरुष हो, है ना? आप कैसे उसमें नृत्य करें? वो तो सब सखियाँ हैं। तो आपको भी सखी रूप धारण करना पड़ेगा। तो फिर वो सखी रूप में आते हैं, सखी बन जाते हैं। जी, तो जी, भगवान कृष्ण ये उनको मैंने भी पहचान पढ़ा लेते है, हैं। यस। फिर उनको गोपीनाथ, गोपेश्वर बोलते हैं। तो ये जो हमारे बारे में, किन्नरों के बारे में महाभारत में भी 2-2 बार भगवान
जो है वो दो बार वर्णन आता है। भगवान कृष्ण उसमें किन्नर बन जाते हैं, अरावन के साथ शादी करते हैं। अरावन अर्जुन का बेटा होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें उनके साथ शादी करके वो फिर दूसरे दिन अरावन का जो है वध हो जाता, बलि उसको चढ़ानी पड़ती, उसके अपने बलिदान देना पड़ता है। ऐसे ही शिखंडी का वर्णन है। तो आप सोचिए कि भगवान ने खुद किन्नर का रूप धारण किया, और शिखंडी ना होता तो महाभारत खत्म ही ना होता। शिखंडी तो महाभारत के बीच में अर्जुन के रथ के ऊपर खड़ा हो गया है, और भीष्म ने कहा कि मैं तो तीर नहीं चला सकता हूँ, तुम तो एक नारी हो, है ना। और वो शिखंडी के रूप में, अगर शिखंडी ना होता तो 9 दिन तक तो दोनों साइड से लोग मर रहे थे। 9वें दिन शिखंडी सामने आया, भगवान की माया थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम और दूसरी बात, प्रतिशोध भीष्म के साथ। शिखंडी जो थे पहले जन्म में वो अम्बा थी, क्योंकि वो 3 बहनें थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। तीनों बहनों का भीष्म पितामह ने किडनैप किया था, उनका हरण करके अपने भाई के लिए वो लेके आए थे। तो 2 जो बहनों को तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तीसरी को नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम तो ऑलरेडी एंगेज्ड हो, तुम जाओ उसके पास। तो जिसके साथ उसके एंगेजमेंट थी अम्बा की, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा तो हरण हो गया है। तो इस बीच में कश्मकश में वो फंस गई, ना इधर की रही ना इधर। तो उन्होंने फिर प्रतिशोध भीष्म से कहा कि तुम मेरे साथ शादी करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वचन दे चुका हूँ, मैं तो आजीवन ऐसे ही रहूँगा। तो तब जाके उन्होंने फिर ये शपथ ली थी कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण हूँ। तब ये नेक्स्ट जब लाइफ होती तो उसमें शिखंडी बनते। तो ये जो वर्णन है, आप सोचो कि 9 ग्रह जो हैं, 9 ग्रह जो है वो मर्द और औरत के ऊपर आते हैं। ऐसे किसी शास्त्र में लिखा है कि किन्नर के ऊपर आएंगे। इसमें 9 ग्रह की पूजा होती है, या और भी। तो वो दान किसको दिया जाता है, या किन्नरों को दिया जाता है। और जो बुध ग्रह है, वो बेटा था तारा का और चंद्र का। असल में तारा जो थी, पत्नी थी बृहस्पति की। तो चंद्र जो है वो उनकी पत्नी को हरण करके, तारा का हरण करके उनसे शादी करते हैं, और उनसे जो पुत्र पैदा होते हैं बुध पैदा होते हैं। तो बुध जो थे वो नपुंसक ग्रह थे, और उनकी शादी होती है किन्नर इला से। तो जो चंद्रवंश है वो तो बुध और इला से आगे चला है। चंद्रवंश एक सूर्यवंश है, एक चंद्रवंश है। जो चंद्रवंशी हैं वो सारे बुध के वंशज हैं। और जो असल में अगर साइंस को की तरफ से देखा जाए तो बुध जो है, मरकरी, वो सूर्य के बिल्कुल सामने खड़ा है। सबसे पहला ग्रह जो है सूर्य के सामने कौन सा है? बुध ग्रह है, मरकरी है। और वो दिन में इतना गर्म होता है कि रात को उससे भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और उसके बाद जो ग्रह आता है वो वीनस है ना, शुक्र ग्रह है, जो कि हमेशा गर्म रहता है, उससे ज़्यादा गर्म कोई ग्रह नहीं। सूर्य के बाद वो ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो सोचो कि बुध तो उससे पहले खड़ा है, और बहुत सुंदर ग्रह है, छोटा ग्रह है, बहुत सुंदर ग्रह है। वो गर्म होता है लेकिन ठंडा हो जाए। इसीलिए हमारे अंदर जो प्रकृति है, हम जितने गुस्से वाले होते हैं क्योंकि समाज के कारण, उतने हम अंदर से ठंडे भी होते हैं। उतनी जल्दी हम रो भी पड़ते हैं। अगर कोई मार्मिक हाथ या कोई स्पर्श हमें संतावना वाला, या माँ बाप का, या कोई भाई बहन का, या मित्र का हमें ऊपर हमें साथ में खड़ा रहता है, या हमें प्रेम करता है, तो हमारा दिल पसीज जाता है। तो सेम वो ग्रह की छाया जो है ना बुध का, जितना हम गुस्सा होते हैं उतना हम ठंडे भी हो जाते हैं। तो ये जो इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये और बुध का जो बुध ग्रह की जो छाया जिसकी कुंडली में रहती हूँ, तो ब्राह्मण जो पंडित हैं उनको बोलते हैं वो किन्नरों को दान करें बुधवार को। हरा कपड़ा, हरी सब्जियाँ, हरे वस्त्र, जो भी चीज़ें हैं वो हरी होनी चाहिए। वो तो हमें दान करते हैं ताकि उनके जो ग्रह शांत हों। वैसे तो बुध जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है, बट वो शिक्षा का, क्योंकि वो बृहस्पति का भी पुत्र है, बृहस्पति ने भी अपना पुत्र मान लिया था, तो ज्ञान का देवता भी है। और बिजनेस में, इन 2 चीज़ों में, बिजनेस और
ज्ञान दोनों का। जिनका इसमें कमज़ोर बैठा बुद्ध, तो वो दोनों में हानि होती है। फिर इसको तब ठीक करने के लिए तब ऐसा किया जाता है। बहुत आपने जिस वे में भी समझाया है, आई कुडंट इवन हैव इमेजिन्ड कि मैं ऐसे कभी सीख पाऊंगा या समझ पाऊंगा, क्योंकि आपने साइंटिफिक प्लस हिस्टोरिकल जितनी थी वो सारे रेफरेंसेस दिए हैं और पूरी डिटेल में दिए हैं। एंड आई एम श्योर कि हुएवर इज वाचिंग और लिसनिंग टू इट राइट नाउ, मैक्सिमम लोगों ने ऐसा वर्जन फर्स्ट टाइम सुना या देखा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट। अब एक एक सिचुएशन जो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे जो पहली प्रॉब्लम या फिर रेजिस्टेंस आती है वो फैमिली की तरफ से आती है किसी भी चीज़ में जो समाज के हिसाब से नॉर्मल ना हो। तो ऑब्वियसली आपको भी सेम प्रॉब्लम ये आई होगी। तो हाउ डिड योर फैमिली और योर पेरेंट्स रिएक्ट टू व्हेन यू आपने जब अपनी प्रेफरेंसेस बताई या अपने बारे में बताया? देखिए, पेरेंट्स को तो पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। माँ-बाप को पहले ही पता होता है। देखो, जेंडर आइडेंटिटी बचपन से रहती है। सेक्सुअलिटी बेशक बाद में आए। जेंडर आइडेंटिटी के बेस पे हम कोई भी जो निर्णय बहुत कम लेते हैं आगे ट्रांजिशन का। सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी। सेक्स सबसे पहले रहता है क्योंकि हम जिस शरीर में पैदा होते हैं, बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी जो हमारा शरीर कुदरत बना के भेजता है, वो सेक्स है हमारे शरीर के अंग के हिसाब से। वो मेल फीमेल नहीं होते, हम उसको बना देते हैं मेल और फीमेल। कुदरत बस शरीर लेकर भेजती है, ठीक है। जेंडर जो है वो सामाजिक पहचान है। एक तो समाज, समाज कौन है? जो हम जब पैदा होते हैं, डॉक्टर हो गया, दाई हो गई, माँ बाप हो गए, आसपास के लोग जब पैदा हुए तो उसके शरीर के अंग देख के उसको उसका नामकरण, शरीर का नामकरण करते हैं, शरीर का पहचान कि ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। 16 संस्कार आपको पता ही, जब आपने पढ़े होंगे, गर्भ धारण से लेकर मृत जो दाह संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। उसमें एक बार एक के बाद एक के बाद चलते रहते हैं जिंदगी में। नामकरण होता है, मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होते हैं, विवाह का संस्कार है। तो ये धीरे धीरे समाज उसके कंधे पे रखता रहता है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये समाज नहीं है, मेरा नाम भी मेरा अपना नहीं है। मैंने कोई थोड़ी डिसाइड किया था मेरा नाम ऐसा रखना, मेरा जेंडर ये रखना, मेरा विवाह इसके साथ करना, मेरा जनेऊ मेरे, मतलब हर चीज़। मृत्यु के टाइम पे भी जब हम सैया पे होते हैं, तो हम तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना कि हम कौन होते हैं। उस समय है प्राणी नहीं होते हैं कि तुम मुझे जलाना या दफना देना। वो तो जो समाज के लोग वो वही करेंगे। चार लोग क्या कहेंगे, ये हमेशा शुरू से लेकर मृत्यु तक वो चार लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। और ये नहीं पता वो चार लोग है कौन। हाँ, ये कौन? वो मैं तो सारी ज़िंदगी ढूँढती रह गई कौन है वो, मेरे को अभी तक नहीं मिले, है ना? तो वो चार लोग हमारे अंदर हव्वा बना हुआ। वही एग्जैक्टली, हाँ जी। अगर हम उससे निकल गए, तो आप जीत गए। अगर नहीं निकले तो उन्हीं में फँसे रहते हैं। फिर वो जो अंदर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है वो चलता रहता है। वो चार लोगों के कारण, भूत हैं वो लोग। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें जेंडर आया, जेंडर समाज ने दिया। फिर बच्चा जब आप तो साइकोलॉजिकल की दुनिया में, मनोवैज्ञानिक दुनिया में 4-5 साल तक बच्चा अपने आप को भी, अपना जेंडर भी डिसाइड कर लेता है। मोस्टली लोग अपना जेंडर जो है वो समाज के जो जेंडर से मैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैच हो जाता है। जो बायोलॉजिकल बॉडी है और साइकोलॉजिकल जो हमारा ब्रेन है, इसके साथ मैच हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे बच्चे जब जैसे-जैसे बड़े होते हैं, ता-ती में फँस जाते हैं। हमारा ब्रेन और बॉडी मैच ही नहीं कर पाती है। हमारा ब्रेन, अगर समाज ने कहा तुम लड़का है, तो ब्रेन उससे उलट काम कर रहा होता है कि नहीं तुम तो लड़की हो। अंदर से ऐसा फ़ील होता है। फिर समाज कहे नहीं तुम लड़का हो, और मैं कहूँ नहीं मैं लड़की हूँ। मेरा 5 साल की उम्र में मुंडन हुआ था। मुंडन जो होता है वो लड़कों का होता है।
मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती मुंडन करवाया गया और मैंने कहा नहीं मैं तो लड़की हूँ। तो सब लोग हँसते थे, मज़ाक बनाते थे, मतलब अच्छा, ये बचपन आपने में। 5 साल की उम्र में बोल दिया था अपने पेरेंट्स को? तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मैंने कहा ठीक है, तुमने अगर मेरे बाल काट दिए काट, लेकिन मैं कपड़े फीमेल के पहनूँ। तो मेरे लिए फ्रॉक लेके आए थे, तो उन्हें फ्रॉक पहनी थी और जो मेल के कपड़े लाए थे वो मैंने पहने नहीं थे। 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को कहा था कि माँ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ। तो उन्होंने पापा से बात की। पापा ने एक तांत्रिक से बात की है। तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है, कोई प्रेत आत्मा है, तो इसलिए ये ऐसा महसूस हो। आप सोचिए ये करेक्ट कन्वर्जन थेरेपी है, ये कई तरह से होती है। गाँव देहातों में या अनपढ़ दुनिया में वो उसको तांत्रिकों के पास लेके जाते हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये चंडीगढ़ में ही, मतलब आप तब चंडीगढ़ ही रहते हैं हाँ जी, क्योंकि आप तो शुरू से चंडीगढ़ में रहे? चंडीगढ़ में ही हुआ है। अच्छा, ये सब चीज़ें यहीं पे आपने फेस मेरा कन्वर्जन थेरेपी शुरू हुआ तांत्रिक के द्वारा और तांत्रिक ने इसको मेरे अंदर की जो चुड़ैल थी उसको निकालने की पूरी कोशिश की। रात ये तो तंत्र मंत्र होता है, जो भूत पिचास जो है वो रात को 11-12 बजे के बाद ही शुरू करते हैं तंत्र विद्या जो है। और हवन कुंड जला देते हैं, धूनी लगा देते हैं, उसमें गरम चिमटा भी करते हैं ताकि ये आनाकानी करे, तो क्योंकि उसकी भी उसकी साख पर बनी होती है ना, उसके जो जो तांत्रिक होता है, जब कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही है तो उसके अंदर एक होता है कि हुआ कैसे नहीं है, इसको फिर क्योंकि उसको पता है ये सब चीज़ है भी नहीं, हो सकता है उसको पता नहीं है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती मार पीट के उसको ठीक करना चाहता है। मतलब एक तरह से सप्रेस करना हाँ, चाहते सप्रेस को दबान, ताकि उसको ये उसका नाम जो हो जाए, उसकी बेइज़्ज़ती ना हो, उसकी इंसल्ट ना हो इन लोगों के सामने। तो वो पहले तो उसने कहा कि इसके अंदर से तुम जहाँ से भी आई चले जाओ, ये ऐसा सब करके ड्रामा। फिर मुझे तो कुछ समझ नहीं आई क्यों ऐसा बोल रहा मुझे, मेरे अंदर तो कुछ नहीं था ऐसा। फिर जब नहीं कुछ हुआ तो उसने गरम चिमटे से मेरे को पीटना शुरू किया। आप सोचिए मेरे उसमें शरीर में छाले हैं, तो छाले पड़ गए और हैं। कितनी एज थी आपकी? 7 साल के, एंड 7 साल के बच्चे को गरम चिमटे गरम से? चिमटे से। तो फिर जब माँ को बुलाया मैंने, मम्मी पापा सामने बैठे थे, उन्होंने भी नहीं छुड़वाया। उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा तुम बिल्कुल, है ना? तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे। वो भी अपने बच्चे का भला चाहते थे, असल में तो। उनको ये नहीं थी कि उनको पिटवाना था कुछ ऐसा कुछ नहीं। उनको लगता था उनका बच्चा अगर ठीक हो जाए तो चलो तकलीफ़ होती है। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर जाते हैं, हमें पता है कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा। हम ये तो नहीं वो चीर-फाड़ हो गए तो डॉक्टर को पीटने लग जाएँगे। ऐसे ही उनके लिए तो तांत्रिक होते हैं। मेरे मम्मी-पापा तो अनपढ़ थे, उनको पढ़े-लिखे तो नहीं थे। तो उनको लगता उनके लिए तो वही डॉक्टर थे। 1975-76 की बात है। तो उस समय तो ये सब जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी का तो किसी को पता भी नहीं था। आज ही नहीं पता तो उस समय क्या पता होगा, 45 साल, 50 साल पहले। तो जब ये सब चीज़ें होनी, मेरे छाले पड़ गए, जो मुझे पता है किसी ने नहीं छुड़वाना, तो मैंने कहा ठीक है मेरे को छोड़ा, मैं जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। ना? तो तांत्रिक ने फिर अपना चिमटा नीचे रखा, उसने कहा कि अब ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा आगे से तो नहीं करोगे? नहीं, मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर जाके तब माँ-बाप को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो बच्चा ठीक हो गया, पर ऐसा तो नहीं उनको कैसे पता अभी बच्चा तो ठीक ना, तो ठीक है ना खराब है, ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं थी। आई वाज़ इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मतलब आप श्योर थे शुरू से कि यस जो है बिल्कुल आई सही है? वाज़ ट्रैप्ड इन रॉन्ग बॉडी। मतलब ठीक है, मेरा जो ब्रेन है वो दैट इज़ सुप्रीम। आप सब जानते हो जो ब्रेन होता है, शरीर कुछ नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ शरीर जो गर्दन के नीचे है ना, ये अपना काम करे, लेकिन जो संदेश आ रहे होते हैं वो सारा ब्रेन से आ रहे हैं। हम इसीलिए हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट हम सारे शरीर में नहीं पहन लेते हैं। कि इसको बचाना है। हाँ, इसको बचाना। हम इसको बचाते हैं, ना कि शरीर। शरीर में अगर चलो मेरा एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, पैर कट गया, फिर भी मैं ज़िंदा रहूँगी। मेरा लिंग कट जाए, मैं तब भी ज़िंदा। ट्यूमर ट्यूमर हो जाता है, जिसका किसी को मैंने बहुत देखे हैं लोगों पीनस में या टेस्टिस में ट्यूमर हो, तो निकाल देते हैं। तो हिजड़ा थोड़ी, वो ताली थोड़ी बजाने लग जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। ये सब कुछ यहाँ होता है।
जो हमारा ब्रेन है ये सब कुछ है। किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी से भी चल जाता है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है शरीर के अंगों के अंदर, जो मेडिकल लाइन से उनको पता है कि शरीर का, क्योंकि ब्रेन हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स को भी यही चलाता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर। अगर लास्ट में मरना भी होता है ना, जब 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 ब्रेन डेड हो जाता है तभी तभी डिक्लेयर हो जाता है, अभी सब बंद हो गया, अब खत्म, चलो। सो ये जो चीज़ें हैं जो ब्रेन है, ये हमारा संदेश दे रहा है कि तुम लड़की हो तो इट मीन्स लड़की है। आप लड़का हो शरीर से नहीं, आपका ब्रेन भी बोल रहा है आप लड़का हो। आप कोई और लड़की है तो लड़की ब्रेन से है, ठीक है ना? लेकिन अब हम सोचो कि हमने ये जेंडर एक्सप्रेशन है, कपड़े पहन लिए लड़की वाले, ये तो समाज ने बनाए हैं ना, इसका कोई जेंडर थोड़ी है। कपड़ा लपेटा हुआ मैंने शरीर में, अपने शरीर को, तन को ढकने के लिए। अब ये जो फीमेल के कपड़े हैं ये भी सुपीरियर और इन्फीरियर होते हैं। मेल के कपड़े आपने जो पहने हैं, मेल के कपड़े जो हमने बनाए हैं, मेल के कपड़े टैग टैग लगा दिए, ये सुपीरियर हैं और ये इन्फीरियर हैं। चाहे जितने भी करोड़ों के भी होंगे ना, ये इन्फीरियर ही रहेंगे। क्योंकि आपके जो कपड़े हैं बेशक 500 रुपए के होंगे, अगर वो फीमेल पहन ले तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा पैंट शर्ट में। लेकिन इस कपड़े को अगर एक मर्द पहन लेगा तो उसको लोग कहेंगे तेरा दिमाग खराब है ना? तू छक्का है, तू हिजड़ा है ना? तू जनानी है। मतलब ऐसे ताने देंगे उसको, बेचारे को फिर निकालने पड़ेंगे उसको, है ना? पागल करार कर देंगे उसको। लेकिन पैंट शर्ट अगर फीमेल पहन लेगी तो वो कुछ नहीं बोलेगा। एक तो ये, और एक मर्द सत्ता है, पैट्रियार्की है। उसमें जो मर्द के कपड़े हैं, मर्द की हाव-भाव है, मर्द का बोलना, उठना सुपीरियर है सब। जो औरत भी उससे कर रहे तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर औरत मर्द जो है औरत वाले एक करने लग जाए, हैबिट्स हो जाएँगे तो उसको गलत लोग समझेंगे। सो ये जो चीज़ें हैं ये समाज में ये सोच है एक बदल। तरह से लोग कहते हैं कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने मॉडर्नाइज किया, उन्होंने उल्टा और रूढ़िवादी कर दिया कि जो शायद हमारी मॉडर्न होगी सोसाइटी, वो थॉट प्रोसेस उन 100 सालों में या 200 सालों में वो पीछे ले गए एंड एक डिसबैंड कर दिया वो जो क्या आपको लगता है कि जो मेल और फीमेल की जो इतनी आइडेंटिफिकेशन हुई है, ये उस दौरान ज़्यादा हुई है और वही आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है जब अंग्रेज इंडिया पे जब राज कर रहे थे? हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं रहा पहले। जो हमारे यहाँ तो 3 जेंडर हमेशा से रहे हैं। नर, नारी और जो नपुंसक लिंग जो है, चाहे वो हमारे अ, जो शास्त्रों में है, हमारे लिपियों में हिंदी है, देवनागरी है, चाहे पंजाबी है, गुरमुखी है, सब में तीसरा लिंग ज़रूर रहा है। देवदासी प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफीज़्म, इन सब में जो भारतीय परंपराएँ हैं, उनमें नर, नारी और तृतीय प्रकृति जो थर्ड जेंडर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। भगवत गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं हूँ। ये प्रकृति है, ये स्त्री है। तो हम प्रकृति के हिस्सा हैं, सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, और इंसान भी स्त्री हैं क्योंकि आत्मा है हम। हम अपने आप को शरीर मान बैठे थे कि ये शरीर है, यही शरीर सब कुछ है। जब हम शरीर मानेंगे तब डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ेगा। लेकिन जब हम आत्मा मानेंगे तो आत्माएं सब एक जैसी हैं, है ना? हम अपनी आत्मा को कैसे संबोधित करते हैं? हम, मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, मेरी आत्मा तड़फ रही है। उसको ये तो नहीं बोलना आप आदमी हो तो आप कहोगे मेरा आत्मा भूखा है, मेरा आत्मा तड़प रहा है। ऐसा तो नहीं कुछ बोलता है। क्योंकि वो आत्मा औरत है, और आत्मा और परमात्मा यही 2 हैं। जीव जो है वो स्त्रीलिंग है। इसीलिए वृंदावन में कोई पुरुष भाव में नहीं जाता। वहाँ सभी सखी भाव में जाते हैं। एक वहाँ पर एक ही पुरुष हैं, कृष्ण। बाकी बिहारी। और एक बार क्या है, वल्लभाचार्य जी श्रृंगार कर रहे थे, वो बहुत बड़े गोस्वामी थे। मीरा जी आए उनसे मिलने के लिए, उन्होंने मिलना चाहा तो उनके जो दास थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने संदेश भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीरा जी ने जवाब भेजा, अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया? तो वो भागे हुए बाहर आए। उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई। तो इस तरह से शंकराचार्य जो भी बड़ा
अभिमान हो गया था। उन्होंने चारों वेदों को फिर उनके कमेंट्री लिखी, 108 उपनिषद लिख डाले, बहुत सारे और भाष्य लिखे। तो वो भी कहीं न कहीं इसमें फँसे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि जब वो बनारस में, काशी में एक महाश्मशान के सामने से गुज़रे तो एक चंडाल उनके पाँव छूने लगता है, तो वो कहते हैं कि मुझसे मुझसे दूर हो जाओ, है ना? वो शूद्र होता है तो वो मुझसे दूर हो जाओ। चंडाल ने कहा, किसको दूर कर रहे हो? मतलब अंदर जो बैठा हो जो आत्मा है उसको या शरीर को? तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं तो गलत हूँ। फिर उसके गले लगते हैं कि सब लोग आत्माएँ हैं, है ना? तो ये जो किन्नरों की जो या थर्ड जेंडर की महिमा हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अंग्रेजों के टाइम 1857 में जब पूर्ण भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, उसके बाद फिर सारा उलट-पुलट शुरू हो गया। अदरवाइज़ मुगल दरबारों में किन्नर लोग रहते थे, है ना? अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा थे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश थे, स्लेव डायनेस्टी थी, है ना? अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था मलिक काफूर वो हिजड़ा था। वही जाके जब दक्षिण फ़तेह करता है तो वो कोहिनूर हीरा लेके आता है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है। उसमें फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रज़िया सुल्तान है। जितनी भी स्लेव डायनेस्टी दास जो वंश था, उसमें हिजड़ा लोगों का बड़ा वर्चस्व रहा। वो किसको राजा बनाना, किसको उतारना था, उनका बड़ा उसमें राजनीति में बड़ा दखल था। फिर मुग़ल सल्तनत शुरू हुई, तो अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा हिजड़ा लोगों को रखा गया दरबारों में और ऐसा अकबर मानता था कि वो मेरे जो किन्नर लोग हैं, हिजड़ा लोग हैं, जो मेरे आँख हैं, कान हैं। क्योंकि मेरे को ये सारे जो गुप्त सूचनाएँ हैं, वो किन्नर ला के देते हैं। क्योंकि किन्नरों को बड़ा किससे कैसी खबर निकलवानी, वो बड़ा चालाकी से निकलवा लेते हैं। इसीलिए तो भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप धारण करते हैं, कि वो जो अमृत का कलश था वो राक्षसों के पास चला गया था, राहु केतु के पास। तो वो तो बड़े चालाक थे, अब चालाक से महाचालाक बनना था। अब किन्नर से बड़ा चालाक कौन हो सकता था? भगवान कृष्ण जो मोहिनी रूप में आ गए थे, तो उनसे एक मर्दों से कैसे छल कपट करके मोहिनी रूप धारण करके किस तरह अपनी सुंदरता का बखान करते हैं, उनके आगे से निकल जाना है और वह अपना कलश लेके आए। इतनी सुंदर थी मोहिनी मोहिनी रूप उनका, तो भगवान शिव भी उन पे मोहित हो गए, उनके पीछे भागे। तो उनसे जो अ, उनका कथा है ऐसे ही कि वीर अच्छा लग गया तो उनसे फिर भगवान अयप्पा पैदा हुए। साउथ इंडिया में भगवान अयप्पा की पूजा होती है। तो एक से एक कनेक्शन है। हर स्टोरी का एक से दूसरे तीसरे का कोई ऐसे एमी मतलब ये स्टोरीज़ नहीं है। इसका मतलब चाहे आप दुनिया में लोग बोले मिथ है, ये मिथ नहीं है, ये हमारी स्टोरीज़ हैं और इसका मतलब ये था कि लोगों को बताना कि सब बराबर हैं। सबका अपना इम्पोर्टेंट रोल है, कोई किसी से कम नहीं है। और इसलिए मुगल सल्तनत में हिजड़ा लोग जो शाही हरम थे, अकबर के जो दरबारों में जो रानियाँ थीं, उनका शाही हरम की जो जनानी ड्योढ़ी थी, उसके रक्षक जो थे किन्नर जो को रखा जाता था। 1857 तक ऐसा रहा। 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र को जब अंग्रेज़ों ने वतन से निकाल दिया, रंगून भेज दिया, तो उसके बाद फिर ख़त्म हो गया सब कुछ। गाना-बजाना, शायरी, किन्नर परंपराएँ ख़त्म हो गई और लोग दर-बदर हो गए। फिर अंग्रेज़ों ने इस पे कानून भी बनाया, 377 धारा बना दी 1960-61 में। फिर 1871 में एंटी ट्राइबल एक्ट बना दिया जिसमें किन्नरों को भी अपराधी घोषित कर दिया। उनको पकड़-पकड़ जेलों में भरा गया, मारा गया, पीटा गया, कपड़े उतारे गए उनके। ये देखो कैसे बहरूपी हैं, जैसे आज बोला जाता है बहरूपी हैं, खड़े हैं। तब इतना सर्जरी वगैरह नहीं होती थी, इतना ट्रीटमेंट नहीं होता, कॉस्मेटिक इतना अच्छी नहीं थी, तो फिर बड़ा भयानक सी शक्लें हो जाती थी, है ना? दाढ़ी मूंछ भी आ जाता था, ऊपर से साड़ी पहनना होता था। तो वो अपने को इतना तकलीफ़ दी जाती है, ट्रांस अपने आप को इतना शरीर को इतना तकलीफ़ देता है। जेंडर डिस्फोरिया जब होता है, तो शरीर को से उतना लगाव नहीं होता, शरीर से नफ़रत हो जाती है, उसको नोचना होता है। कई लोग अब्यूज़ करते हैं अपने शरीर को, सिगरेट से दागते हैं कि ये ऐसा शरीर क्यों? एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में ऐसे ही करते हैं लोग और पागलपंती के दौरे पड़ते हैं।
फिर दाढ़ी मूंछ को नोचना होता है चिमटियों से, तो ताकि मैं औरत दिखूं। मेरे को मतलब डॉक्टर के पास हम खुशी से भागते हैं फटाफट। अगर मेरे पास पैसे हो गए तो मैं कहूँ सबसे पहले तो सर्जरी करवाओ मेरी। तो दुनिया को इसी से नफरत, मतलब दुनिया जो है वो मुझे जज करती है मेरे शरीर के अंगों से। सबसे पहले तो इसको निकालो, ये तो मेरे काम का भी नहीं है, इसको निकालो सबसे पहले। और पहले क्या होता था, अब तो सर्जरीज होती हैं, आप सोचिए इससे पहले दुखदाई, इससे भी ज्यादा आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पहले जब दाई माँ होती थी हिजड़ा हिजड़ा परंपराओं में, वो खुद सर्जरी करते थे। सर्जरी कैसे करते थे, उनको पकड़ के और खुद विलिंगनेस, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती करता था। मुझे पता है मेरे को इस शरीर में नहीं रहना, या तो मरना या फिर इसको निकालना है। तो डॉक्टर तो होते नहीं थे, जंगल में ले जाके कहीं दूर दराज ऐसे सुनसान इलाके में ले जाके या तो ताड़ी पिला दो या कुछ ऐसा नशा करवा के उसको थोड़ा सा वो नशे में रहे, एक तेज धार चाकू से उसके शरीर का अंग काट दिया जाता है ना, और उसको खड़े रखते थे पकड़ के ताकि उसका खून निकल जाए सारा। और वो खून निकलने के बाद फिर जाके ऐसा, और ये इतना आसान नहीं है। सब लोग बोलते हैं हिजड़ा हिजड़ा किन्नर, इतना आसान नहीं होता सब चीज़ें। कितना तकलीफ़ों से गुज़र के समाज के सामने खड़ा होना पड़ता है कि आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांसजेंडर, है ना? इतना आसान नहीं, हम लोग आपके सामने साड़ी पहन के आ गए, लो जी मैं भी औरत हूँ। बहुत चीज़ें हैं, हम लोग 3-3 4-4 दिन तक तो ऐसे कोमा में रहते हैं, सर्जरी करने के बाद भी, कि पता नहीं मर जाना ज़िंदा नहीं। पर हम लोग सोचते हैं, डॉक्टर जब भी हमें बताते हैं कि आप देखिए ठीक हो आप, तो हमें खुशी होती है कि मैं औरत बन गई हूँ। या आपने जो सर्जरी किस साल में? मेरे को हो गए 3 साल हो गए, चौथा साल है। बहुत पेनफुल रहता प्रोसीजर? पेनफुल तो होता ही है, क्योंकि बिना देखो शरीर के अंग, कोई चीज़ है, उसका काम है, उसको निकलना है, उसके बाद फिर अ, कई दिन तक तो फिर, और एक सर्जरी नहीं होती, कई सर्जरीज़ होती हैं, है ना? ट्रांस मेल की और सर्जरियाँ होती हैं, ट्रांस फीमेल की 2-3 सर्जरियाँ, ट्रांस मेल की और ज़्यादा होती है। फीमेल टू मेल मेल होना है, तो पहले तो टॉप सर्जरी हो गई, बॉटम सर्जरी कई होती हैं, यूट्रस रिमूवल होता है, वो ओवरीज़ का रिमूवल होता है, कई चीज़ें होती हैं, है ना? एक शरीर काट के दूसरी जगह लगाना, दूसरी तीस, ये सब चलती रहेंगी और सारी ज़िंदगी चलती रहती है। पर हमें फिर डर नहीं था। मैं तो बोलती डॉक्टर को, मैंने कहा मैं फटाफट करो जो कुछ करना है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी। लोग डरते हैं ना कि ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं वापस आएँगे कि नहीं आएँगे। पर हमें इतनी खुशी होती कि मेरा कन्वर्जन, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी के लिए जा रही हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी है। कुदरत ने कोई अगर, चलो ठीक है लोग बोलते त्रुटि है, मैं उसको करेक्ट करने जा रही हूँ। उसके बाद आपको क्या चेंज महसूस हुआ, लाइक 1 महीने या 2 महीने बाद इंटरनली आपको क्या महसूस? एक तो पहले कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो दिमागी रहता है डर कि हाय कोई, मैं यूरोप जा रही हूँ, कहीं अब्रॉड जा रही हूँ, कुछ है तो कोई चेक कर रहा है, तो ऐसा कोई गलत जगह चेकिंग होगी तो वो लोग तो डर जाएंगे, ये लोग ये तो नकली हैं, ये तो ये है वो चीज़ें ख़त्म। दूसरी बात छोड़ो, वो अपने आप अंदर के, जब हम अपने आप को देखते हैं ना शीशे में, तो लगता है कि यस मुझे तो ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे औरत ही होना चाहिए था, और अब मैं औरत हूँ, है ना? तो ये खुद की बड़ी अजीब खुशी है, गमे मोहब्बत भी, हँसी लबों पे मगर दिल पे चोट खाए हुए। सो वो जो चीज़ें हैं, हमें ये जो खुशी है इसको हम किसी को बयान नहीं कर सकते हैं कि जो हमें पहले जो ठीक है हम खाते थे, पीते सब कुछ था, लेकिन जो आज खुशी है, बेशक हम 10 साल जिए, 5 साल जिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी जी के जाएँगे। और दूसरा, एक हिजड़ाई है जो सारे संस्कारों को ठुकरा के अपने नए संस्कार स्थापित करता है। अपना नाम, अपना जेंडर, अपना शरीर, सब कुछ खुद का, है ना? अदरवाइज़ दूसरे इंसान तो नहीं करवा, आप तो शादी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाओगे। आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़ जाएँगे। तो गंधर्व विवाह जो है वो भी किन्नर, गंधर्व और यक्षों ने शुरू किया, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, है ना? गंधर्व विवाह कैसे हो? अ, आदमी और आप दुनियादार लोग हो, आप तो सबके सामने करोगे। हाँ, साक्षी मान के, कल को दगा नहीं दे दे कोई, धोखा ना दे दे।
हमारे बीच में ऐसा क्या होता है, हमारे तो कुदरत को साक्षी, हम कुदरती लोग हैं। हम कुदरत को साक्षी मान के, प्रकृति को साक्षी मान के वो गंधर्व विवाह करते हैं। ऐसे शकुंतला और दुष्यंत ने किया था, जिनका पुत्र भरत पैदा होता है। उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। ऐसा ये जो देवताओं में स्वर्ग में रहने वाले लोग करते थे गंधर्व विवाह, जो यक्ष, किन्नर, गंधर्व या लोग थे। और भगवान की सेवा में जब भी आप भगवान के दरबार में माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ, केदारनाथ में जब आप जाओगे तो बद्रीनाथ में के मंदिर में के साथ में ही भगवान माता लक्ष्मी का मंदिर भी है। तो उनको स्नान करना, उनको भी तो कपड़े चेंज करने हैं, स्नान करने हैं। अब तो मंदिर में तो पुरुष ही जाते हैं, है ना? स्त्रियों को तो वर्जित है। तो पुरुष जाते हैं, तो पुरुष माता लक्ष्मी को तो तैयार नहीं करवा सकते ना। तो कौन जाता है वहां पर? किन्नर जाते हैं, वो किन्नर बन के जाते हैं, पंडे जो है। बेशक वो थोड़ी देर के लिए बनते हैं, लेकिन वो जो अंग वस्त्र जो है वो पूरे स्त्रियों के धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो माता लक्ष्मी को स्नान करवाना है। मतलब कहीं ना कहीं आप क्या ये चीज कहना चाह रहे हो कि हिपोक्रेसी है, और हिपोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते लोग? आप हमें तुलसी की तरह रखने चाहते हो। तुलसी का पौधा होता है ना, कहाँ होता है? आंगन में होता है। सब पूजते हैं, तुलसी की आरती, संध्या आरती होती है, तुलसी की आरती होती है, माता तुलसी का वरदान मांगते, सब कुछ करते हो, सब बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन तुलसी को घर के अंदर नहीं लाया जाता है। लाया जाएगा तो फिर भगवान कृष्ण के साथ ही रखेंगे उसको, और जगहों पे नहीं रखा जाता ऐसे तुलसी को। एक आपकी डॉक्यूमेंट्री में मैंने एक और चीज आपकी आप ही की जुबानी सुनी थी कि रामलीला के 10 दिन में तो पूछते हैं, फिर उसे उसके बाद और पहले भूल जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा, इफ यू कैन। हाँ, रामलीलाओं में क्या होता है कि जो ट्रांस वुमन होती हैं, बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के किरदार होते हैं, और जिसको बखूबी जो है, बड़े परफेक्टली जो है वो ट्रांस वुमन कर लेती हैं। उनकी बॉडी में लचक, बातचीत करने का तरीका, वो लहजा, वो सारा ट्रांस वुमन होता। तो उन दिनों 10 दिन तक तो वो उनको खूब ऐसे रोल दिया जाता, फीमेल वाले कैरेक्टर। आजकल तो फीमेल भी करने लगी हैं, लेकिन पुराने टाइम में तो मेल ही करते थे, है ना? सो उसमें ट्रांस वुमन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने जितने भी रामलीला देखी हैं, उसमें सीता बनना होगा, कई छोटे मोटे रोल हैं, वो सब ट्रांस वुमन करती हैं। तो मैं भी रामलीला के दिनों अपना रोल करती थी। क्योंकि आप भी काफी एक्टिव रहे हैं, आई थिंक परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, मैंने कथक भी। कथक सीखा मैंने, और बहुत सारे संगीत भी सीखा मैंने, क्लासिकल वोकल सीखा हुआ। तो रामलीलाओं के दिन भी हमने प्ले करते थे, और साथ में एक अलंकार थिएटर है। जी जी तो जी चक्रेश जी उसके निर्देशक जी हैं जी जी उसका। जी। तो उसमें उन्होंने एक प्ले था थिरुनंगई। तो थिरुनंगई मैंने कहा था ना कि किन्नरों को कहा जाता तमिलनाडु में ट्रांस वुमन को। तो वो एक प्ले का नाम था, उसमें मुझे भी उसमें मौका मिला था काम करने का। तो काफ़ी रहा है, ये बहुत अच्छा प्ले चला है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपकी आपकी जर्नी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आई थिंक आपने यू हैव फेस्ड मॉलेस्टेशन एज वेल। आई नो कई बार ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहता था, फिर मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप एक फाइटर हैं। कुछ ऐसी आप इंसिडेंट आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्या मेजर प्रॉब्लम आई है आपको, और ऐसी कौन सी मॉलेस्टेशन ने आपको आपकी लाइफ को चेंज कर दिया या शिफ्ट कर दिया? ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में? देखो, मोलेस्टेशन तो हमारे बचपन से हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, या फिर समाज के कारण, दबाव के कारण नहीं बता पाए। शुरू शुरू में नहीं बता, शर्म आती थी बताने में, लोग उसका और मजाक बनाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि नहीं, दुनिया को बताना है, ताकि मेरे जैसे हम स्टोरीज को छुपा देंगे, दबा देंगे, तो फिर लोग कैसे सुधरेंगे, है ना? लोग कहेंगे इनके साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे साथ तो एक चला था मी टू। मैंने कहा हमारे से ज़्यादा किसके साथ हुआ होगा? हमें तो पग पग पे ऐसा लोग सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं, अभी तक भी ऐसा समझते हैं। तो 2002 की बात है, चंडीगढ़ में कार्निवल होते थे पहले सेक्टर 17 में, अब तो नहीं होते हैं। स्टेज आपने देखा हो कि प्लाजा में स्टेज बनी पीछे, तो वो स्पेशल इसीलिए कार्निवल्स के लिए या फेस्टिवल्स के लिए बनी थी। अब तो यूज़ नहीं करते उसको,
पहले तो उसी के ऊपर खूब अच्छे से डांस परफॉर्मेंस होती थी सैटरडे को। बाहर तो कभी पब्लिक में तो बैठ नहीं सकते थे, तो हम ऐसे ऐसे मौके ढूंढते जहाँ पर ट्रांस लोग इकट्ठे होते थे, जो फैमिलीज़ में रहते हैं या कमरा लेके, जो डेराज में नहीं थे, डेरे में नहीं रहते थे, जो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, ऐसे लोग इकट्ठा होते थे। तो सैटरडे की बात थी 2002 की, सर्दियाँ थी उन दिनों, नवंबर दिसंबर की बात है। तो अ, हम लोग मिले, उसके बाद कार्निवल ख़त्म हुआ, फिर हम लोग अपने-अपने घर जाने लगे, 10-11 बज गए थे। एक लड़के वैसे हमें सारे देखते रहते थे, कोई ना कोई हमें जिनको इंटरेस्ट होता था हम लोगों से बात करने का या और किसी चीज़ में, तो वो हमें फॉलो करते रहते हैं। कोई बात करने की कोशिश भी करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते थे। तो एक लड़का मेरे पीछे-पीछे करते-करते वो नीलम सिनेमा के थोड़ा-सा पीछे, मतलब जहाँ पर आइसक्रीम वाला जो जी, 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 मैं फाउंटेन है उसके हाँ, हाँ। थोड़ा-सा आगे, हाँ जी। वहाँ पे उसने मेरे को मतलब फ़ॉलो करते-करते आया। उसने मेरे को पूछा कि आपके पास माचिस है? उसके बाद हाथ में सिगरेट थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो फिर वो उसके पास बात करने का मौका फिर यही था और उसने ढूँढना शुरू किया और क्या, मतलब उसने फिर कंटिन्यू रखी बात अपनी। उसने चंडीगढ़ के बारे में पूछना शुरू किया कि मैं तो बाहर से हरियाणा से आया हूँ, तो आप बताइए चंडीगढ़ के बारे में कैसा है, क्या है, कहाँ-कहाँ हम जा सकते हैं घूमने, ये सब चीज़ें। मैंने उनको बताया ऐसे-ऐसे भी, फिर गेड़ी रूट के बारे में बताया, तो कहता हमें गेड़ी रूट घूमना है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? मेरे साथ एक दोस्त और है। मैं कहा नहीं-नहीं, मैं तो काफ़ी लेट हो गई हूँ, मेरे को जाना है घर। कहते 5-10 मिनट की बात है, फिर चले जाना आप, आपको छोड़ देंगे। मैं कहा नहीं, मेरे पास साइकिल है, मैंने जाना है जल्दी। करते-करते उसने इतना मेरे को अपने घेरे में ले लिया कि मुझे हाँ बोलना पड़ा। चलो, मैं कहा मैं 5 मिनट 7 मिनट आपके साथ रहूँगा, उसके बाद मुझे यहीं पर छोड़ देना। तो 10 सेक्टर के उधर जो मटका चौक इस साइड घूमते वगैरह उसने गाड़ी वापस लेके मटका चौक से वापस गाड़ी ले जाके ना सीधा 22 की तरफ किसान भवन से आगे। मैंने कहा इधर तो गेड़ी रूट नहीं है। तो उसने ना मतलब इतनी तेज़ भगा ली गाड़ी और मेरे कमर पे ना पिस्टल रख दी। तो अब देखो, जैसे ही उसने पिस्टल रखा, उसने कहा अगर तूने मतलब चिल्लाने की कोशिश की तो तेरे को मार देंगे जान से। जैसा हम बोल रहे हैं वैसे करता है। मैंने कहा पता नहीं मैं किस ट्रैप में फँस गई हूँ। अपने सोचने अगर मैं चिल्लाई तो ये मुझे मार देगा। तो इसलिए मैंने अपना चुपचाप ही रहना ठीक समझा। तो कहते हैं हमारे साथ चलना है तुम्हें अम्बाला। तो फिर मैं चुप रही, मैं कहा देखी जाएगी, अब मरना तो ही है, क्या पता कहाँ लेके जा रही है। मैं सोच रहा अब ख़त्म है मेरी ज़िंदगी, कुछ बोल भी नहीं किस सकते। साल की बात है ये? 2002 की बात। 2002। तो तब ये अम्बाला लेके गए, एक हॉस्टल था वहाँ पर, पीजी टाइप का। वहाँ 20 के करीब लड़के थे। तो वो वहाँ पर जाके एक कमरे में मुझे बंद करते, फिर एक-एक लड़का आता गया और मतलब पहले तो मेरे को खूब मारा भी उन्होंने, मतलब प्रेशराइज़ किया, तो मैंने मना किया और मारा उन्होंने मेरे को, फिर मेरे हाथ बाँध दिए। तो फिर मेरे साथ वहाँ उन्होंने रेप किया, एक-एक करके सभी लड़कों ने रेप किया। और सुबह उठ के 4-5 बजे उठा के मेरे को ऐसे 3-4 लड़कों ने मारुति कार में रखा और फिर उठा के मेरे को अम्बाला जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ बाहर छोड़ दिया। सुबह सर्दियाँ थी उन दिनों, मैं काफ़ी देर बैठी रही वहाँ पर और एक तो पहली बात मेरे से चला ही नहीं गया, इतना पेन हो रहा था। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे जाने को, किस में जाऊँ? बस में जाएँ तो टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। बैठी रही, सोचती रही काफ़ी देर तक। फिर एक हरियाणा रोडवेज़ की बस आई और उसके अंदर मैं बैठ गई, मैंने देखी जाएगी। मैंने कहा कहाँ, कहीं कहीं न कहीं तो उतार ही देगा मेरे को रास्ते में। ऐसे लिफ्ट लेते-लेते चली जाऊँगी। सबसे लास्ट वाली सीट में बैठी तो वहाँ पर फिर कंडक्टर आया पीछे, ऑलमोस्ट सवारियाँ सो रही थी उन दोनों, और दिल्ली की बस दिल्ली से आ रही थी तो सब लोग सो रहे थे। तो उसने टिकट के पैसे माँगे तो मेरे पास थे नहीं, मैं तो आँखों में आँसू आ गए और मैं रोने लगी। तो मैंने कहा, कहते क्या हुआ? तो मैंने कहा मेरा पर्स कहीं खो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चंडीगढ़ जाना है। मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ, ऐसे झूठ बोला मैंने।
क्योंकि मुझे चंडीगढ़ जाना था और मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी इसका मेरे साथ क्या हुआ। तो उसमें वो मेरे पास बैठा रहा, काफ़ी बातें करता रहा, क्या हुआ, कैसे, क्या चीज़। तो उसने मेरे को जज किया कि मैं एक लड़कियों जैसी मेरी हरकतें हैं, मतलब बात करने का तरीका और जो भी है। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहता तेरा हाथ बड़ा नरम सा है, लड़कियों जैसा है। उसने अपने थाई पे रब करना शुरू किया। तो मैं अब कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा कहाँ? कहते मेरे रूम पे। मैं समझ तो गई थी, मतलब लोगों के ऐसे ही होता है, लोग ऐसी बात करते हैं। अब मैं ना नहीं कर सकी क्योंकि मुझे पता था ये मैं अगर इसको ना बोलती तो ये मेरे को उतार देगा यहीं पर। मैंने कहा ठीक है। तो सेक्टर 17 बस स्टैंड आके उसने सब सवारियाँ उतारी। उसने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट में आया, तुम यहाँ पर बैठो। एक चेयर पे बिठा दिया मुझे, पत्थर का था वो। वहाँ बिठा दिया, कहते मैं 5 मिनट में अपनी ड्यूटी ऑफ करके आता हूँ, तुम यहीं बैठो। अब जैसे ही वो गया तो मैंने देखा इधर-उधर कहीं था नहीं, वो नज़र नहीं आया, मैं वहाँ से खिसक ली किसी तरह, मतलब जैसे मैं जी वहाँ से निकल ली और साथ में ही सेक्टर 17 का पुलिस थाना वहाँ चली गई। पुलिस थाना में गई तो मुंशी से बात की मैंने, मुंशी से कहा कि मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, तो मुंशी ने अंदर भेज दिया। वहाँ पर 4-5 बंदे बैठे थे पुलिस वाले, वे तैयार हो रहे थे सब लोग। तो उन्होंने पूछा मेरे को क्या हुआ, कैसे हुआ? पहली बात तो मुंशी ने ही कह दिया कि यहाँ तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होगी, तुझे अम्बाला जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये केस हुआ ही नहीं है। तो फिर भी उसने अंदर भेज दिया मुझे, वहाँ पर वो लोग फिर जब 4-5 पुलिस वाले ने मेरे से पूछते रहे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या-क्या किया उन्होंने, तुझे मज़ा आया कि नहीं आया? इस तरह की हरकत मतलब बातें करते रहे वो। तो तुम कब से कर रहे हैं ये सब चीज़ें? फिर मैं समझ गई, मैं कहा ये लोग मेरी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, ये लोग तो मज़ाक बना रहे हैं। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, तो कहते हैं बाहर कूलर लगा, तुम पी लो। जैसे बाहर गई तो पानी पीने के बहाने में, तो बहाना था वो तो। जब देखा वो अंदर थे और मैं फटाफट मेन गेट से बाहर चली गई, मेन रोड पे आ गई। वहाँ से निकल के किसी तरह फिर फटाफट बाहर आके फिर घर आ गई थी मैं अपने रूम पे। ये जो इसके बाद जो मेरी ये चीज़ें हुई और मुझे पता था ये सब होने वाला नहीं है, उतना मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं रातों को सो नहीं पाती थी। जैसे ही मैं सोती थी मेरे को वही सारा याद आ जाता था कि ये लड़कों ने किस तरह मुझे पीटा, मुझे बाँध दिया, फिर रेप किया। वो एकदम से सपने में दोबारा वो लड़के नज़र आने शुरू हो गए क्योंकि वो 24 घंटे वही दिमाग में घूमता रहा, घूमता रहा। इतना डिप्रेशन हो गया कि मुझे लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही आया, मैं उठ के भागी, मतलब चिल्ला के, और भाग के जंगल में चली गई, पास में ही यूनिवर्सिटी की बैक साइड में जंगल है, वहाँ चली गई। वहाँ पर गई तो तब फुल मून नाइट्स थी, तो हल्का-हल्का दिखाई दे रहा था। मुझे ये नहीं पता मैं नंगे पाँव गई कैसे? अब मैं सोचती हूँ जब वहाँ से गुज़रती हूँ तो मेरे को लगता है भी यहाँ तो डर लगता है जाते ही। पर 2002 में मैं पता नहीं कैसे चली गई रात को पागलों की। जहाँ पे अब नाइट फूड स्ट्रीट है उस आगे से। हाँ, उससे आगे जाकर जब हम धनाश की तरफ जाते हैं। जी, जी, जी। तो एक पत्थर पे बैठ गई वहाँ पर, देखा मैंने पत्थर जैसा था वहाँ पर बैठ गई और कपड़ा था मेरे पास, अपने आप को मतलब सुसाइड करने का सोच के गई थी। तो जैसे ही मैं अपने बारे में सोचने लगी पहले कि मैं किस तरह से मैंने पढ़ाई की, इतना मेहनत करके सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और मर जाऊँ कि 2 दिन में सब लोग रोएँगे, मेरे घर वाले रोएँगे, उसके बाद भूल जाएँगे सब लोग, है ना? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लड़के हैं जिन्होंने रेप किया, वो तो अपने मज़े कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सज़ा तो मतलब उनको मिलनी चाहिए थी, मुझे मिल रही है। ये दिमाग में बार-बार आया कि उनको सज़ा मिलनी थी, मुझे क्यों मिल रही सज़ा? मैंने ऐसा कौन-सा किया? फिर दिमाग में आया कि नहीं, मैं मतलब एकदम से मेरे अंदर से नहीं, मैं नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। मैं मतलब मरना तो उनको चाहिए था, मुझे नहीं मरना, मुझे समाज का सोच बदलना है। तो अंदर से ऐसा है कि उठना तुम ही करना है सब। ऐसे तो पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोगों के साथ हो रहा होगा, तुम्हें उठ के समाज को बदलना है। तो मैं घर आ गई, फिर मैं रूम पे आई और फिर अपने आप को मतलब किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की।
उन चीज़ों से बाहर नहीं। फिर मैंने सुबह बाहर निकली, ऐसे ही डेली कहीं न कहीं घूमती रहती थी। कभी पार्क में, शांति कुंज में, कभी रोज़ गार्डन में या बस स्टैंड चली जाती थी। जहाँ हमें अपनी कम्युनिटी के लोग दिखते थे, उनके साथ बात करती बैठती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही बस स्टैंड में घूम रही थी, तो एक एक लड़का, मतलब ट्रांस वुमन, सुबह की बात है, तो सर्दियाँ थी, जनवरी की बात होगी, तो वो एक रज़ाई के अंदर ना उसने सारा शरीर छुपा रखा, मुँह बस इतना बाहर था, फर्श पे लेटा हुआ था। तो मैं मैं जब उसके सामने से गुज़र रही थी, तो वो मेरी तरफ देख ही जा रहा था। बार-बार उठ के इधर-उधर, इधर। मुझे फिर पहले तो शक हुआ, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक पीता। मुझे लगा कि मतलब ये भी ऐसा तो नहीं है। फिर 2-4 चक्कर मारने के बाद उसने स्माइल किया। तो फिर हमारे ना हिजड़ा कम्युनिटी में कोड लैंग्वेज है। अपने कोड लैंग्वेज होती है, जब ये तब बनी थी जब अंग्रेज़ों का अत्याचार शुरू हो गया था, तो कोड लैंग्वेज बनती थी। तो वो अभी तक चल रही है ऐसे ही, मतलब मूरत बोलते हैं हमारे यहाँ ट्रांस लोगों को, कोती बोलते हैं, मूरत ऐसे हैं। उसने कहा कोती हो तुम? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने कहा मेरे पास आ जाओ। तो वो भी बैठ, मतलब उस पे पत्थर कैसा बना हुआ था वहाँ पर, बस स्टैंड में देखा होगा आपने, तो उस पे बैठ गए। तो हम लोग बातें करते रहे, उसने फिर बताई, फिर अपने कोड लैंग्वेज कई ऐसे बात करने लगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं मुझे भी घर से निकाल देगा, मुझे भागना पड़ा घर से, किसी ने शिकायत कर दी थी घर पे। हाँ, तो उसका नाम इस्लामुद्दीन है, मतलब मुस्लिम फैमिली से था, तो उसको बहुत तकलीफ दी उनके फैमिली वालों ने उसको, तो वो घर से भाग गया। तो चंडीगढ़ आया फर्स्ट, तो उसने कहा कि मैं भी मूरत हूँ, मतलब ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर हम लोग कम ही बोलते हैं, मूरत या कोती इस तरह से शब्द ही इस्तेमाल करते थे। तो फिर हम डेली मिलना शुरू, अच्छा लगने लगा, हम रोज़ मिलते थे, मैं उसके लिए खाना बना के लाती। उसके बाद घर तो था नहीं कोई, तो वहीं सामने सुबह वो नहा लेता था नल से पानी-वानी। फिर मैंने उसके लिए रूम लिया बाद में, पर हम लोग मिलना शुरू कर रो डेली मैं उसके लिए खाना लेके आती थी। हम लोग रोज़ सारा दिन घूमते थे ऐसे ही, बस बातें करते। तो एक सेम लाइकिंग हो गई, तो दूसरा सपोर्ट भी हो गया। तो मैंने उससे बात की कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, तो दिमाग में आया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे समाज को बदलना। पर समाज को बदलें कैसे? इतना बड़ा समाज है, क्या करना चाहिए? क्या उसने कहा कि मैंने एनजीओ में काम किया है, हम लोग एनजीओ बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपनी समाज में रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हमें लोगों को एकत्र करना पड़ेगा, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना, रेपो बिल्डिंग, उनके बीच में जाना पड़ेगा। तो फिर धीरे-धीरे 1 मिला, 2 मिला, हम इकट्ठे मिलना शुरू हुआ, ग्रुप बनाया, शांति कुंज में बैठते थे। अब तो स्टेडियम बंद कर दिया उन्होंने 16 से, पहले स्टेडियम खुला होता था चारों तरफ से। अब तो उन्होंने उसको बाड़ कर दी ना। अब तो एक तरफ से एंट्री है। हाँ, हाँ जी। पहले वो चारों तरफ खुला था, हम लोग वहीं बैठते थे, स्टेडियम जो फट्टे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसपे पेड़ के नीचे बैठे रहते, इतनी गर्मी में भी हम लोग वहीं बैठते थे। तो ऐसे ही 2, 4, 10 लोग इकट्ठे, 20-25 तक हम लोग ग्रुप बन गए। एक-दूसरे की बातें करते थे, मतलब कैसे तुम्हारे साथ हुआ, क्या हुआ, सब लोग घर से निकाले गए थे, और सब ऐसे झुग्गी-झोपड़ी 5 नंबर कॉलोनी में, 4 नंबर कॉलोनी में, अब तो ये कॉलोनी उठ गई हैं। मतलब सब हर तरह की फैमिलीज़ से थे। हाँ जी, अब वो हालात ने उनको गरीब बना दिया था, बट वो अच्छी फैमिलीज़ से थे पहले। अब तभी वो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, फैमिलीज़ मतलब टोटली फुली अबैंडन कर देते। अबैंडन कर दिया। तो हम ये बात आज भी होता है सर? आज भी आज भी होता है? ऐसे ही होता है। लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर ये जो घटना थी, ये मेरे को चेंज कर दिया इसने, और आने वाले समय धीरे-धीरे आप लोग कारवां बनता गया। 2009 में हमने अपनी एनजीओ बनाई और रजिस्टर्ड करवा ली। फिर 2000 जो नालसा की जजमेंट का बात ज़िक्र कर रहे थे, जी। उससे पहले हम लोग कई नेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले चुके थे। 2012 में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी दिल्ली में, ली मेरिडियन होटल में, जिसमें नालसा के साथ मिलके ये पीएलदार की, उसमें अभी हमारी जो तो ऑर्गेनाइज। ये जो आपके साथ जो घटना हुई है, आपको इंसाफ मिला बाद में इस पे? नहीं, इंसाफ तो कुदरती उनको देरी हो गई, है ना? एक 2004 में भी मेरे साथ हुआ, लेकिन वो मेरे को विचलित नहीं कर पाई।
वो तो और बुरा था। 2004 में मेरे अपने जानकार लड़कों ने 8 लड़कों को रेप किया अपने घर पे बुला के। मेरे जानकार थे उनमें से एक, सेक्टर 8 पंचकुला में 2004 में। उनको उन्होंने मतलब कमरा बिल्कुल बंद करके मुझे पहले पीटा बाँस के डंडे, फिर झाड़ू लाया, कोई कहीं कुछ करके रेप करने के बाद उठा के मेरे को घसीटते बाथरूम में लेके गए। बाथरूम में सब लड़कों ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। तो उसके बाद फिर उनको धक्का देके बाहर कहते अब कपड़े पहन बाहर से निकल जा, तुम लोगों के कारण समाज गंदा है। हमने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, समाज में हमारी क्या गलती है बताओ हम? हमने कोई रेप नहीं किया, परमात्मा ने, मैं तो कहते भगवान ने हमें अच्छा हुआ मर्द नहीं बनाया या औरत नहीं बनाई। मर्द बना तो हम रेपिस्ट होते, है ना? परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया तो अच्छा है। कोई ऐसा हिजड़ा आपने कभी सुना, कभी किसी अखबार में किसी हिजड़े ने रेप कर दिया हो? किसी हिजड़े ने बम बना दिया हो, एटम बम बम बना दिया? हम लोग तो इतना बुरे नहीं हैं, हम लोग तो समाज को साथ में सिर्फ इतना माँगते हैं कि हमें बस एक्सेप्ट कर लो। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। बस इतना सी हमारी कहानी है। इतने इतने स्ट्रांगली आपने ऐसी सिचुएशंस निकाली हैं और अभी भी यू आर कीपिंग अ स्माइलिंग फेस और आप लड़ रहे हैं। मैं सल्यूट आपके लिए बहुत। देखो कब तक रोएँगे हम लोग, कितनी बार रोएँगे? कितना रो-रो के हम लोग तो ज़िंदगी नहीं काट सकते ना। हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी-तैसी निकल गई है, ज़िंदा दिल हम लोग ज़िंदा दिल लोग रहे हैं। अगर हम लोग मर जाते हैं, मैं 2002 में सुसाइड कर लेती, मर जाती, तो आज ये यूनिवर्सिटी का या ये इतने सारी चीज़ें ना हो पाती। आज लोग यहाँ भटक रहे होते हैं सब, है ना? अपने पहचान के लिए। और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ना बनता, उसमें ये सारी चीज़ें ना होती। आई थिंक प्राइड परेड इज अनदर। प्राइड परेड मैंने 2013 में शुरू किया, तो देखिए उस समय जब प्राइड परेड शुरू किया तो मेरा दिमाग में यही था कि मुझे यूथ को बदलना है। जो मेरा 2002 में था कि मुझे समाज को बदलना, तो उसी कड़ी में आगे जो पायदान था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के यूथ को बदलना। और ये इसलिए था कि मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म या धरातल अपनी बनानी शुरू कर दी थी यूनिवर्सिटी में, कि मुझे आना इसी यूनिवर्सिटी में है, चाहे कभी भी आऊँ, क्योंकि तब नालसा की मूवमेंट भी शुरू हो गई थी, नालसा जजमेंट की भी 2000, बेशक 2014 में आया। वो पूरे LGBTQ यस। नहीं उसमें ट्रांसजेंडर का अलग से। ट्रांसजेंडर। तो 2013 में हमने फर्स्ट प्राइड जो किया, प्राइड परेड, वो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर से शुरू किया था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें परमिशन नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसे लोगों को एंटर नहीं करने देना चाहिए। ये लोग मतलब यहाँ पर आके अच्छा, तब मना कर दिया था उन्होंने। हाँ, लेकिन हम लोग भी ढीठ थे, हम लोगों ने, और मैं भी चालाक थी, मुझे पता था ये लोग ऐसे करने वाले, तो हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अपने साथ जोड़ के रखे थे पहले से ही। मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स, वुमेन स्टडी, लॉ के स्टूडेंट, एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी स्टूडेंट्स को जितने मेरे साथ जुड़ सकते थे, सबको, टीचर्स को भी, इनफैक्ट मैंने टीचर्स को अपने साथ जोड़ा। और हम लोग जिस दिन प्राइड परेड थी स्टूडेंट सेंटर में, संडे के दिन इकट्ठा हुए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी वो आए, उन्होंने हमें हाथ जोड़ के कहा कि आप निकल जाइए प्लीज़, आपके पास परमिशन नहीं है, सब प्रशासन हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इनको निकालो यहाँ से। मैंने कहा स्टूडेंट से पूछ लीजिए, और हमने कहा कि ठीक है, हम निकलने के लिए आए यहाँ से, हम यहाँ से जा ही रहे हैं, ढोल धमाके के साथ जाएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बहुत देर लगा दी पुलिस ने परमिशन देने में, करीबन 1.5-2 महीने हमें परमिशन नहीं दिया। ये फरवरी में हुई थी पहली प्राइड, 15 फरवरी को, लेकिन आप सोचो जनवरी के शुरू में ही हमने इसको परमिशन के लिए डाल दिया था। लेकिन हर बारी वो मेरे को हर हफ्ते जाते थे, वो कोई नई बात पूछ लेते थे कि ये क्या चीज़ है, ये LGBT क्या है, ये ट्रांसजेंडर क्या है, ये क्यों करते हो आप लोग, क्या चीज़ कर रहे हो, क्यों गैदरिंग कर रहे हो, सब चीज़ें पूछते रहे। तो जब हर बारी समझाते थे, नहीं समझ आता था उनको हर बारी, तो हमने कहा ये HIV एड्स का प्रोग्राम है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, अवेयरनेस करो। तो परमिशन दे दी थी उन्होंने 1 दिन पहले। अच्छा। तो प्राइड परेड हुई, उसके बाद पूरे अखबारों में, सभी अखबारों में हमारे पास कटिंग अभी तक पड़ी हूँ, सभी न्यूज़पेपर में। तो आई थिंक 11 साल लगातार हो गए हैं। यस। एंड उसके बाद 2014 में प्राइड परेड हुई, 2000
15 में, 16 में, 17 में, 17 की जब प्राइड हुई, 16 में मेरा एडमिशन हो गया था, आई बिकेम फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। जब 17 में प्राइड हुई तो पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो भी उस हमारे साथ बैनर में लगा हुआ था। अच्छा। तो सोचिए कि 2013 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये एक्टिविटी यहाँ करनी ही नहीं है और ये सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन 2017 में वही हमारे साथ हर साल अब लोगो लगता है उनका, हर साल। एक एक जनरल सा मेरा सवाल है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों ने अपने आप को मिस आइडेंटिफाई भी किया हो कि वो ट्रांसजेंडर है, और जैसे उनका छोटी एज में और बड़े होके उन्हें समझ आया हो, या फिर किसी ने लेट उम्र में मिस आइडेंटिफाई किया हो और आपने बता दिया हो कि आप मिस आइडेंटिफाई कर रहे हो, ऐसे भी केसेस हुए हैं आपके? बहुत मेरे पास तो ऐसे केस बहुत आते हैं, क्योंकि खुद भी इसी चीज़ में फंसे रहे हम लोग। लेकिन बहुत बहुत पढ़ने के बाद, बहुत समझने के बाद, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस जो है वो सब, बहुत सारे लोग जो भटक रहे थे, ऐसे लोगों को मैंने रास्ते पे उनको उनकी पहचान दिलाने में मदद की है, जो वो थे। ऐसे नहीं, ज़बरदस्ती वाला नहीं, पहले तो उनकी जैसे काउंसलिंग होती है, पूछते हैं बैठ के तुम अपने आप को मतलब मानते क्या हो। लोग कई बार बुढ़ापे तक आते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, है ना? तो ऐसे भी थे जो जिन्होंने अपने आप को ट्रांस मान लिया पर वो ट्रांस नहीं थे, ऐसे भी आपको मिले लोग? नहीं, अपने मान लिया तो उनको फिर वो आते ही नहीं ना, सर्जरी तो कराएंगे नहीं वो। ओके। क्योंकि जो देखिए, ये तो अंदर से होते हैं, जिसको लगता है जिसका ब्रेन और बॉडी ये मिसमैचिंग है ना? और उनको डिस्फोरिया हो रहा है बॉडी से भी, नहीं ये होना है। कईयों को होता है कि नहीं, उनका जेंडर जो है वो अपने आप को औरत माने, लेकिन उनको बॉडी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उनको ऐसे ही रहना। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं। लेकिन कईयों को बहुत सीवियर जो पेन होता है दिमाग में कि मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो एक्चुअल में औरत होती हैं। मतलब वो एक तरह से वो इतना ऑपोजिशन अंदर से, जैसे आप कह रहे हैं कि आ जाता है कि आप रह ही नहीं पाते उस उनको आइडेंटिटी के साथ। डिस्फोरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है और कईयों को नहीं होता डिस्फोरिया। जिनको डिस्फोरिया होता है तो वो फिर इसी चीज़ में भागते हैं कि नहीं, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। एक बच्चा था, करीबन 2014-15 की बात होगी, बरवाला साइड से, रायपुर रानी बरवाला से उनके पेरेंट्स लेके आए मेरे पास। उन्होंने अखबार में पढ़ा होगा मेरे बारे में, तब बहुत छपता था। तो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो, ये अपने आप को लड़की मानता है। मैंने कहा मैं कैसे ठीक कर दूँ? तो कई लोग ऐसे किन्नरों के पास भी लाते हैं कि उनको छाया, उनका वो आशीर्वाद देंगे तो वो उससे निकल जाएंगे। तो मैंने कहा ये ऐसा कैसे, मतलब मैं कैसे ठीक कर दूँगी? फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा करो, मेरे साथ आप दूसरे दिन आना, मैं तब तक साइकियाट्री डिपार्टमेंट जो है पीजीआई में, वहाँ से एक अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके डॉक्टर से, फिर मैं आपको बुला लेती हूँ। तो फिर मैंने, मेरी जान पहचान थी वहाँ पर पीजीआई में, चंडीगढ़ पीजीआई सेक्टर 12 में। उस समय डॉक्टर बासु होते थे। डॉक्टर बासु से हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने टाइम दिया हमें। फिर पेरेंट्स को बुलाया गया, तो पेरेंट्स ने यही बात की जैसे मेरे से बात की थी कि उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बात की कि हम इसको ठीक करना है, ये अपने आप को लड़की मानता है। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे, उन्होंने कहा कि ठीक तो आपको होना है ना? ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको जो कुदरत करवा रही है, जो इसका दिमाग में मैसेज जा अच्छा, रहे जो हैं, डॉक्टर ने ये बोला। वो वही करेगा। तुम्हारे कहने से वो कुछ नहीं करेगा। तुम इस पे सप्रेस करोगे, इसको दबाव डालोगे तो ये क्या करेगा? या तो सुसाइड कर लेगा, घर से भाग जाएगा, किन्नरों में चले जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना? भीख मांगेगा तो क्या आप अच्छा लगेगा आपको? उन्होंने काउंसलिंग तो आपकी होगी, इस बच्चे की नहीं होगी। इसको तो सपोर्ट चाहिए, इसको दूसरी तरह की काउंसलिंग होगी, इसको आगे क्या करना है वो इसको सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और इसको, अगर इसको लगता है कि लड़की है तो इसमें उस तरफ से सपोर्ट करिए ना, कि ताकि ये खुल के बाहर आए। फिर इसमें साइकियाट्रिस्ट भी मदद करेंगे कि इसको जेंडर डिस्फोरिया का सर्टिफिकेट, अब जेंडर जीआईडी बोलते थे पहले, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते थे, अब इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, तो सर्टिफिकेट दिया जाता है।
तो उस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि सर्जरी एकदम से नहीं होती सीधे ही जाके सर्जरी। ये 2-3 पड़ाव होते हैं इसमें। एक तो पहले खुद मानना होता है, खुद को कन्फर्म होना चाहिए। अगर कन्फर्म नहीं तो साइकियाट्रिस्ट की मदद, काउंसलर की मदद से, साइकियाट्रिस्ट फिर जीडी सर्टिफिकेट देते हैं। फिर आगे एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंडो में भेजते हैं। फिर वो और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं बॉडी के। मतलब बॉडी एक्सेप्ट कर भी हाँ, पाएगी या नहीं? फिर टेस्ट होने के बाद फिर हमें हार्मोन्स शुरू की जाते हैं। साल, डेढ़ साल, 2 साल, जब तक हमारी बॉडी बिल्कुल उसके लिए रेडी नहीं हो जाती, क्योंकि मेल का दम सप्रेस किया जाता है, फीमेल हार्मोन्स को ऊपर लाया जाता है। कितने साल का प्रोसेस होता है ये? डेढ़ 2 साल तो करने ही पड़ते हैं इसको, है ना? तो बॉडी हमारे श्रिंक होना शुरू हो जाता है, एक जैसे मेरे हाथ जो हैं वो वैसे ही पहले ही फेमिनाइन थे, लेकिन और ज़्यादा वो मसल्स श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। एक मेल जैसी नसें दिखती थी, तो अब नहीं वो चीज़ें हैं। और जो कलाई वगैरह होती थी वो चीज़ें नहीं हैं। सो आपने यस, तो ये जो वेन्स वगैरह ये सब चीज़ें, मसल्स जो होते हैं, वो सब चीज़ें अंदर ढक जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलाव आना शुरू, बद आवाज़ में भी एक मर्दानापन जो आवाज़ होता है उसको धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है ना? अच्छा, वो आप खुद महसूस करते हैं या आपको आस-पास लोग बताते हैं कि आपकी आवाज़ में फ़र्क आ रहा है? आस-पास के लोग बताते हैं। और दूसरा, अपने आप को भी दूसरे लोग बोलते हैं, बड़ी सुंदर हो गई तुम, है ना? क्योंकि हार्मोन से एक तरह से लुक भी फेमिनाइन हो जाता है। एक औरतपन आ जाता है, क्योंकि जब औरत है ही तो औरत जैसे दिखना भी। आपने बताया कि यू आर 55। अगर आप ना बताते कभी गेस नहीं कर पाते। इट्स एक्चुअली प्रोबेबली भगवान भी ये ज़्यादा तो ध्यान रखता हाँ, है। उसका ही शुक्र है परमात्मा का कि हमें, मतलब हम लोग ज़िंदा दिली से जीते हैं। हमारे साथ इतने तशद्दुद हुए हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी हम लोग खुश रहते हैं। दिन पर दिन हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो भी है, आई डोंट बॉदर एनीवन। अब अभी भी आप महसूस करते मैंने हैं कहा अभी भी ना कि बहुत होते हैं भाई, आई डोंट बॉदर, लेट देम लिव। अपने थॉट्स का जीने दो, सबको जीने का अधिकार है, वो अपने विचारों से जिए। हम लोग पहले दुनिया को बदलने ही चलते थे, अब मैं बदलती नहीं, मेरे को जीने दो, उनको जैसे जीना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। आई एम सेलिब्रिटी, है ना? तो लोग देखते हैं, हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाने, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो उनका सोच है ना। अब मेरे ऊपर कोई अटैक तो नहीं करेगा, अटैक करे तब मैं देखूंगी। अब दूर से कोई हँस रहा है, तो अब कोई सेलिब्रिटी जा रही है, सलमान खान जा रहा है या प्रीति जिंटा जा रही है, कोई जा रही है, तो इतने लोग देखते हैं ना, हाय हाय, तो वैसे हमें भी देखते हैं, तो हम भी फील करें ना सेलिब्रिटी हम हैं। तो डोंट बॉदर एनीवन, ऐसे ही बस जिंदा लोगों को क्या, लोग लोग तो कहते रहेंगे। वही चीज़ है ना कि आप, वो जो डिस्फोरिया है, जब हम बिल्कुल फुल फ्लेज अपनी पहचान में आ गए, तो एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने का, ना? हम हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, है ना? पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। सबको मैं कहूँगी, पढ़ो लिखो, सारे ट्रांसजेंडर बहन भाइयों को और सभी को पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई जो है वो नौकरी के लिए नहीं की जाती है, कि आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करना हो, कल को नौकरी मिलेगी। ये अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है। उसकी उस रास्ते में अब नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है। पर पढ़ाई जो है ना, वो नौकरी के लिए नहीं की जाती है असल में, वो ज्ञान, ज्ञान के लिए। हाँ, अपने आप को एनरिच करना होता है ज्ञान से। किताबें होनी चाहिए आपके घर पे, पढ़ो उनको, है ना? आप तो लगे हैं गूगल में, अपने उधर व्हाट्सएप पे इधर-उधर की बातें झाँकने, किताबें पढ़ो, बहुत सारी किताबें दुनिया भर की, आप पढ़ना आना, समझ होनी चाहिए। आप कुएँ के मेंढक ना बनो, समुद्र के मेंढक बनो, तो पता लगेगा भाई दुनिया तो इतनी रंगीन है भैया, मेरे जैसे हजारों हजारों लोग हैं। अभी तो हम तो धरती पे नहीं जान पाए, तो समुद्र में कितने जीव हैं ये नहीं पता हमें। वो तो नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एक ऐसी मछली है ब्लू ईल, आई थिंक ऐसा ब्लू करके फिश होती है, लंबी सी और सांप की तरह। वो पैदा मेल होती है, बाद में फीमेल हो जाती है ना? बच्चा देने के लिए फीमेल हो जाती हैं। सी हॉर्स है वो, मेल अपने बच्चों को पालता है, फीमेल तो चली जाती हैं। अच्छा, तो ऐसे ऐसे वही है कि हज़ारों। अगर अगर हम अपना माइंड ओपन करेंगे फॉर द एंटायर यूनिवर्स, तब हम एक्सेप्टेंस भी रहेगी और हम ये नहीं सोचेंगे सिर्फ हम ही हैं।
दुनिया में सिर्फ ऐसा नहीं है, तो अब देखो हम सोचते थे हम लोग सिर्फ साइंटिस्ट जो थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, वो ये सोचते चिंपैंजीज हमारे बहुत क्लोज हैं। पर बाद में धीरे धीरे पता लगा कॉन्गो रिवर के नॉर्थ में और साउथ में दो एक जैसे रहते हैं जीव, चिंपैंजीज, पर साउथ के चिंपैंजीज अलग हैं और नॉर्थ के चिंपैंजीज अलग हैं। हम सोचते तो चिंपैंजीज हमारे बिल्कुल नज़दीक के रिश्तेदार हैं, लेकिन पता चला कि वो चिंपैंजी नहीं, वो बोनोबो हैं। यस और यस। चिंपैंजी बहुत शोर करते हैं, खून खराबा करते हैं, काट देते हैं एक दूसरे को। बोनोबो बहुत फ्रेंडली होते हैं। बोनोबो सोशल एनिमल हैं वो, और उनका सेक्सुअल बिहेवियर बिल्कुल इंसान जैसा है, सेम, बिल्कुल प्यार करते हैं, उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स सेम इंसानों के जैसा है। तो तब समझ आया कि अरे ये बोनोबो तो हमारे से और बिल्कुल नज़दीक है। हो सकता है कोई और जीव समझ आएगा कि अभी तो हम लोग अनपढ़ हैं, अभी तो हम खोज रहे हैं, और इस दुनिया में एक ही पृथ्वी नहीं है, ऐसे असंख्य लोग, भगवत गीता पढ़ना, ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे तो असंख्य लोग हैं जिसमें अपना जीवन है। तो इसलिए हम भी जीव हैं, आप भी जीव हो, ये सब जीव हैं, ये पेड़ पौधे जीव हैं। ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। एक इंसान है जो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो अपने आप को सो कॉल्ड स्ट्रेट मानता है। हम तो स्ट्रेट नहीं हैं, हम तो टेढ़े मेढ़े लोग हैं भैया। आपने जो बोला ना, एक बात बताइए, जो भी, एक कुएं के मेंढक मत बनो, समुद्र के मेंढक बनो। यस, ब्रह्मांड, जो ब्रह्म है ना, इसको ब्रह्मांड बनाओ। ये जो ब्रह्म है हमारा, इसको, इसमें बहुत सारी नॉलेज आने दो, और नफरत ना करो, इतना इतना नफरत ना उसमें घुसने दो ना, एक्सेप्ट करिए सब। आपने हमारे जैसे पॉडकास्ट की थीम इंस्पायर मी है, आप इंस्पायर मी मंत्रास पहले मिनट से चल रहे हैं, पहले सेकंड से चल रहे हैं, तो इंस्पायर मी मंत्रा तो ये सब कुछ जो आपने बोला भाई, एक इंस्पिरेशन की एक गाइड है, आई वुड से, जो आप बता रहे हैं। बट एक एक पर्सनली मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से एक मैसेज जाए फॉर द सोसाइटी, फॉर एवरीवन, कि एक ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्टेंस करके एक इज्जत से देखें और एक इक्वल देखें, फर्स्ट उसके लिए। सेकंड, इन जनरल इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके लिए क्या किया जा सकता है फॉर ट्रांसजेंडर्स। आप भी फूड ट्रक चला रहे हैं, आई थिंक आयुष्मान खुराना वो आपके इनॉग्रेशन पे भी थे, एंड आपने काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट भी कैसे जनरेट हो सके और एक इक्वल वे में कैसे देखा जा सके। देखिए, जो आपने फूड ट्रक का बात की, वो आयुष्मान खुराना जी ने उसको हमें डोनेट किया था 2 साल पहले। उसके बाद भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे। मैं किसी से नौकरी नहीं मांग रही थी कि मुझे नौकरी दे दो। मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहती थी, उसमें साथ साथ में और लोगों को भी काम देना चाहती थी। लेकिन हाँ, समहाउ मतलब अब क्या मजबूरी, किसकी सरकारों की अपनी मजबूरियां हैं। उन्होंने जगह नहीं दी मेरे को चंडीगढ़ में, फिर मोहाली में भी नहीं। फाइनली ज़ीरकपुर में हमने ट्रक खड़ा किया। वहाँ पर भी आसपास के जो मार्केट हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बाद में धीरे-धीरे फिर मैं अपने आयुष्मान खुराना जी का तो बहुत ज़्यादा धन्यवादी हुई। साथ में जिन्होंने जगह दी अपने वहाँ पर, संजीव खन्ना जी, उन्होंने अपनी जगह दी। फिर उस ट्रक को खड़ा करके उसमें सामान चाहिए था, वो बर्तन वगैरह सारी चीज़ें, राशन पानी जो भी है, वो मनुष्यता दी सेवा सुपने कर, जिसमें सरदार गुरप्रीत सिंह जी अपने भाई बहुत ही आदरणीय हम सबके, तो उन्होंने इसकी मदद की। और उनकी पूरी टीम ने, प्रोफ़ेसर परमजीत पासी हैं, बागावीर जी हैं, सब ने इतना मदद की। और जो डेढ़ 2 साल जिनके पास फूड ट्रक खड़ा रहा बरसात में इधर-उधर, हमने कहा कहीं चोरी ना हो जाए, तो डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल हैं अनुजा शर्मा, 15 सेक्टर में। उन्होंने इसको 1 साल तक अपने स्कूल में अंदर खड़ा रखा। फिर कविता दास मैम प्रिंसिपल हैं सेंट जॉन की स्कूल की, अब तो वो रिटायर हो गई हैं। उन्होंने आयुष्मान खुराना जी से मेरा राब्ता करवाया, मतलब बात करवाई। वो ना होती तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मतलब मैं नाम लूँगी तो इतने लोगों ने, मतलब अच्छे लोग भी हैं। इस दुनिया में अगर बुरे हैं तो अच्छे भी उससे ज़्यादा हैं। तो अभी मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे प्राउड फ़ील होता है कि कविता दास मैम होगी, अनुजा मैम होगी, और भाई गुरप्रीत सिंह जी हैं।
ऐसे लोग जिनका सपोर्ट है, और भाई गुरप्रीत सिंह जी ने हमें जीरकपुर में जो रेंट पे घर दिलवाया, ठीक है? उनका वो हाफ पे करते हैं, उनके परमजीत पासी जी वो उसको हाफ पे करते हैं बहुत अच्छा रेंट काम का। कर रहा है वो। दूसरा उसके संग उसमें उन्होंने उन्होंने कहा कि भैन तुसी ना मतलब अच्छी ज़िंदगी जीनी है। सोफ़ा लो, बेड लो, एसी लो, हर चीज़ मतलब हम चाहते हैं कि तुम्हारे रूम में हो, है ना? तो लेकिन अब हम दुनिया से या समाज से यही चाहते हैं कि हमारे फूड ट्रक सिर्फ़ हम वहाँ पे खड़े होके तो नहीं दुनिया को दाँत दिखा सकते हैं। आप लोग आइए, जब तक आप लोग नहीं आएँगे हमारे फूड ट्रक में, तो हमें सपोर्ट कैसे मिलेगा? हमारा जो जो हम लोग सेल कर रहे हैं, जब हमारी सेल नहीं होगी तो हम वहीं पर रह जाएँगे फिर, है ना? तो मैं समाज से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हम बहुत मेहनत करके बड़ी दिक्कतों के से और बड़ी ही दिलेरी से, बड़ी हिम्मत से ये चला रहे हैं काम। आप गर्मियों में देखो कितनी मुश्किल, आप सबका सपोर्ट चाहिए, है ना? उसमें लिखा फूड ट्रक का नाम है स्वीकार, स्वीकार ट्रांस फूड। तो गूगल पे भी सर्च करेंगे स्वीकार ट्रांस फूड करके। वीआईपी रोड पे है ज़ीरकपुर में, एम केयर हॉस्पिटल बिल्कुल सामने ही अपोज़िट है। तो आप सबसे सब मेरा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आइए और हमें सपोर्ट चाहिए, यही हमारा सपोर्ट है, सिर्फ़ बोलने से नहीं चल रहा है। आप आइए, अपने फैमिली के साथ और अब आइए। मिलेट्स बेस्ड भी मिलेट्स चीज़ें दे रहे हैं। हाँ, मिलेट्स का भी है, अगर ऑप्शनल है, अगर किसी को लगता है कि नहीं ये फ़ास्ट फ़ूड है, तो हमारे पास मिलेट्स भी हैं, और भी आप जैसा आप कहोगे वैसा हम बनाने को तैयार हैं। लेकिन आप आइए, यही सपोर्ट है, ताकि ये देखो ज़िंदगी में सब मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करें। बस फ़र्क इतना है कि हमें हज़ारों सालों से दबाया गया है, हज़ारों सालों से हमें पीछा रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट थी, याशिनी की जो पुलिस में भर्ती होना था, तमिलनाडु पुलिस में, उसको निकाल दिया गया था। 2 सेकंड पीछे रह गई थी वो, ठीक है ना? 2007-8 की बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया कि उन्होंने कहा कि ऐसा कौन-सा पहाड़ टूट गया है? वो तो 2 सेकंड ही पीछे रही हैं, आपको तो उनको आगे लाना चाहिए, वो सदियों से पीछे रहे हैं। ये तो सरकार का काम है इनको आगे लाना, है ना? इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि उनको आगे लाएँ और रोल मॉडल पैदा करें। रोल मॉडल बनाएँ, ताकि जैसा हमारा फूड ट्रक है, ये समाज को चाहिए कि रोल मॉडल हमें बनाएँ, ताकि बाकी ट्रांसजेंडर भी अपना काम शुरू करें। चाय की दुकानें शुरू करें। अब यहाँ पे चंडीगढ़ में 3 लोग हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, लानते के आस-पास ही हैं सब। उनके लाइसेंस नहीं मिल रहे थे, वेंडर लाइसेंस। वो मैंने लड़-लड़ के यादव जी थे कमिश्नर, उनसे जाके बात की, फिर उन्होंने ये तीनों को फूड लाइसेंस दिलवाए। तो अभी अच्छे से चला रहे हैं सब लोग। तो ये जो मोना है वहाँ पर, उसकी तो प्राइम मिनिस्टर जी से बात हुई है डायरेक्ट, है ना? उस पे ऑनलाइन। तो उनसे पूछा गया कि मोना तुम सही कर रहे हो, काम ठीक-ठाक चल रहा है तुम्हारा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो आगे हम तभी बढ़ेंगे जब सपोर्ट मिलेगा। हम कुछ स्पेशल नहीं माँग रहे आपसे, बिल्कुल भी हम नॉर्मल जिस ज़िंदगी है वैसे ही, मेनस्ट्रीम लाइफ में एक मेनस्ट्रीम है, एक्सेप्टेंस। हाँ बिल्कुल। जी। और हम यही मैसेज मैं कहूँगी सारे समाज से कि देखो, हम सारी दुनिया से जीत जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से हार जाते हैं। उनको आप कुछ मत बोलिए, है ना? उन वो जब उनको सपोर्ट रहेगा तो वो हमें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ तो सब जो हैं आस-पास के रिश्तेदार या फैमिलीज़ वाले, वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण वो हमें घर से निकाल देते हैं। दबाव रहता है। सो वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। इसीलिए हमने अपने फूड ट्रक का नाम भी एक्सेप्टेंस रखा है। बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम पढ़ाई करेंगे, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, जो हम बनना चाहें हम सब बनने के दिखाएंगे। मैं तो तब तक नहीं मरूंगी जब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई किन्नर नहीं बन जाता, कोई ट्रांसजेंडर नहीं बन जाता है। और ये मैं हमेशा ऐसे ही रहा कि पार्लियामेंट में घुस जाओ, अपना वोटिंग जो पावर दिखाइए, अपने पार्लियामेंट में घुसने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना होगा। मैं खुद भी आने वाले समय में ये करूँगी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, क्योंकि हमें जो
वोटिंग अधिकार तो मिला है, लेकिन पार्लियामेंट में कौन जाएगा? उस संसद में बैठने का अधिकार भी तो हमें भी है ना? वो देश को चलाने वाला कोई मेल और फीमेल ने कोई ठेका नहीं रखा। किन्नर का भी उतना ही अधिकार है कि हम लोग भी अपना देश को चलाने वाले हैं, और हम और बढ़िया चला सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने जो इंटरेस्ट कम होंगे, हमारे सोसाइटी के इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे। हमने कौन सा किसी को पालना है? हमारे लिए तो सारा परिवार हमारा पूरी भारत ही है। सो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हम जैसे लोग भी इलेक्शन में खड़े हों, तब भी आप सपोर्ट करिए, हमारे फूड ट्रक को सपोर्ट करिए, हमारे कोई भी कार्य हो तो उसको सपोर्ट करें, ताकि बाकी लोग जो उससे इंस्पायर हो जाएं और बाहर आके अपनी जो पहचान है उसके साथ जी सकें। स्कूल्स में टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ बुली हैरेसमेंट ना होने दें, क्योंकि जो सबसे बड़ी पहली त्रासदी है, तो अनपढ़ हम क्यों हैं? क्योंकि स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मैं स्कूल्स में जाती हूँ, बच्चों के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि वो बुली हैरेसमेंट ना करें अपने साथ के बच्चों के साथ। हम भी तो उसी माँ से कोख से पैदा हुए, बाकी जैसे पैदा हुए हैं। तो हमारा पढ़ने का अधिकार है, हमारे एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी करने का अधिकार है, हर तरह से हमारे को साथ में रहने का अधिकार है। तो यही हम बस रिक्वेस्ट है कि हमें हर तरफ से सपोर्ट किया जाए। थैंक यू सो मच। आपकी हर बात बहुत इंस्पायरिंग है, और आपने जैसे इतनी सरलता से इतने आराम से आपने जो समझाया, बताया, आई थिंक दिस मैसेज विल गो वेरी डीपली इनटू द सोसाइटी एंड पीपल विल थिंक मल्टीपल टाइम्स। बहुत लोग सोचेंगे, बार बार सोचने में मजबूर होंगे, जैसे मैं आज सोचने में बहुत मजबूर हुआ हूँ और हो रहा हूँ, एंड एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। ये आपके साथ आई थिंक 1-1.5 घंटे की वार्तालाप के बाद आई एम अ चेंज पर्सन नाउ। मैं एक पर्सनली ये खुद कह सकता हूँ। तो आई एम श्योर दैट हमारी जो ऑडियंस है वो जब इस पॉडकास्ट को सुनेगी, देखेगी, उनका जिंदगी में ट्रांसजेंडर्स को लेके एक पर्सपेक्टिव बहुत बदल जाएगा। मैं एक और बात करूं कि हम लोगों ने कोई ऐसे ही नहीं कि हम लोग इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। मैं खुद भी जैसे भारत से बहुत प्रेम करती हूँ, ठीक है ना? मेरे को इंडिया से बहुत प्यार है। जस्टिन ट्रूडो 2018 में इंडिया आए थे, तो उन्होंने डिनर पे मुझे बुलाया था, और दिल्ली में हम लोग मिले थे एम्बेसी में। तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया छोड़ के कनाडा भी आ सकते हो, आपको सिटीजनशिप दे देंगे हम लोग। मैंने कहा नहीं, मुझे इंडिया में रहना है, इंडिया में बहुत काम करनी है, और हमें भारत में क्यों छोड़ के जाना है ना? अपने भारत के लिए काम करेंगे। ऐसे ही मैं ब्रिटिश एम्बेसी के साथ भी काम करती रहती हूँ, उनके साथ सोशल अवेयरनेस जितनी भी समाज में। मैं यूरोप गई हूँ 3-4 बारी, हर एक कंट्री में घूमी हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एम्बेसीज़ के, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के साथ काम, मतलब उनके जो ह्यूमन राइट्स प्रमोशन के लिए काम किया है। सो सब लोग बुलाते हैं, तो आप सोचिए कि समाज के लोग क्यों पीछे रहें, वो भी हमारे साथ काम करें। जब इतने बड़ी-बड़ी एम्बेसीज हम लोग बाहर जाने के लिए बीसों लाख रुपए खर्च कर लेते हैं, लाखों-लाखों रुपए बाहर जाने के चक्कर में खर्च करते हैं, फिर डूब भी जाते हैं, वहाँ जाके फिर वही काम करना। हमें तो वैसे ही फ्री में मिल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग भारत छोड़ के जाएँ। हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सोशल साइंस में पढ़ाई करने के बाद ह्यूमन राइट्स में अपने लोगों को क्यों ना अवेयर करें हम लोग? अपने लोगों को क्यों ना प्रमोट करें? 150 करोड़ लोग हैं हम लोग। अगर 40-50 करोड़ भी ठान लें, 40 करोड़ भी ठान लें कि मैं 40 करोड़ लोगों को आगे बदलना है, तो हमारे पास एक-एक बंदा ही आएगा, है ना? सही बात। हमें एक बंदे को बदलना है, उसकी ज़िंदगी को बदलना है, उसको एजुकेशन देना है, उसको ऐसा खड़ा करना है ताकि वो किसी से भीख ना माँगे, है ना? तो हमें उसको सपोर्ट करना, कि ऐसे ही मैं कहूँगी कि भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम भीख ना माँगे। थैंक यू सो मच। आपसे और बातें करने का मन है, बट हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ये पॉडकास्ट देखें और सुने, एंड आपसे इंस्पायर हों। थैंक यू सो थैंक यू। मच।